भारत के मध्य में बसा एक छोटा सा गांव मलापुर। लोग मानते हैं कि इसका नाम मलापुर एक शैतान के नाम पर रखा गया था। सन 1997 में इसी गांव में एक मला नाम का तांत्रिक रहता था, जो छुपकर गांव के बच्चों की बलि देता था। मगर एक दिन गांव वालों ने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया और उसे मारकर ज़मीन में गाड़ दिया। लेकिन वो मरते मरते कह गया था कि वो फिर लौटकर ज़रूर आएगा और फिर से इस गांव के बच्चों की बलि देगा। लोगों ने जहां उसे मारकर दफनाया था, आज वहां पर एक पीपल का पेड़ है और लोग आज भी मानते हैं कि मला कभी भी वापस आ सकता है। आज का दिन गांव के बस अड्डे पर एक बस आकर रुकती है और उसमें से एक लड़का निकलता है। कुछ देर बाद एक और लड़का उस बस से उतरता है और बस से उतरने के बाद अपनी बाहों को फैलाकर अंगड़ाई लेता है। पहले वाला लड़का उसे देखकर उससे कहता है, अरे जतिन, तुम इसी बस में से थे ना? यार मुझे पता ही नहीं चला। और सुनाओ, कैसे हो? शहर कैसा लगा और जॉब कैसी है भाई? जतिन कहता है, अरे अनिल भैया, मैं बस में पीछे वाली सीट पर जाकर सो गया था, इसी कारण शायद आप मुझे देख नहीं पाए। और रही शहर की बात, तो शहर इस गांव से तो अच्छा ही है। आप तो जानते ही हो ना, मेरी तो नौकरी भी अच्छी है। आप बताइए। ये कहकर वो अनिल के अगल बगल देखता है और उससे कहता है, अरे नेहा, सॉरी सॉरी, भाभी को नहीं लेकर आए? अनिल बोलता है, तुझे पता है ना उसके भाई और बाप का, और बच्चों की पढ़ाई के कारण वो शहर में रुक गई। फिर जतिन बोलता है, अरे तो फिर आप क्यों यहाँ आए? आप जानते हो ना आपको यहाँ खतरा है। फिर जतिन मन ही मन कहता है, अरे यार, नेहा के चक्कर में तो हम भी थे, मगर वो तेरी किस्मत में थी। हम तो बस अपना हाथ मलते रह गए। अनिल कहता है, हाँ है, पर मेरे सरपंच जी को पहले ही बता दिया था कि मैं कुछ दिनों के लिए गाँव आना चाहता हूँ। सरपंच जी ने मुझसे वादा किया है कि मुझे कुछ नहीं होने देंगे। तभी एक बूढ़ा और बुढ़िया अनिल के पास भागे चले आते हैं और उसे गले लगा लेते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, हमारी तो आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। अरे, बच्चे नहीं आए क्या? नहीं माँ, तुम्हें तो पता है ना गांव के हालात। तभी उसे पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, गांव के हालात तो पहले भी ऐसे ही थे और आज भी ऐसे ही हैं। जो यहाँ रहता है उसे ही मालूम है, मगर तुम तो अब शहर वाले हो गए हो। अनिल आवाज़ आने की दिशा की ओर देखता है और कहता है, अरे सरपंच जी, आप कैसे हैं? सरपंच करण राव, जो अपने सिद्धांतों के लिए गांव में जाने जाते थे। अरे मैं तो ठीक हूँ, पर शायद तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। कभी इनकी भी परवाह कर लेते। इतने दिनों के बाद तुम गांव आए हो, तुम्हारे माँ बाप की आंखें देखो, कितनी तरस रही हैं तुम्हें देखने के लिए। हमें नहीं लगा था कि तुम वापस लौट के आओगे। तुम्हारा अचानक से यहाँ आने का मकसद मुझे समझ नहीं आया क्या है, पर लेकिन भगवान का शुक्र है कि तुम आ गए। अरे कुछ नहीं, बस माँ और बाबा से मिलने चला आया। आपने उन्हें तो समझा दिया है ना? सरपंच ने कहा, हाँ, और कल पंचायत होगी जिसमें हम आमने सामने उनसे बात करेंगे। इसके बाद वो सब वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत होती है। एक तरफ होता है अनिल और उसके माँ बाप, और दूसरी तरफ होते हैं अनिल की पत्नी का बाप और भाई। अनिल ने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की नेहा से भागकर शादी कर ली थी और वहीं पर उसने गांव छोड़ दिया था। वो उस दिन के बाद अब गांव आया था और उसे नेहा के भाई और बाप से जान का खतरा था। इसीलिए उसने पहले ही गांव के सरपंच को इस बारे में इत्तला कर दी थी कि वो गांव में आना चाहता है। और सरपंच करण राव ने अनिल को वादा किया था कि वो नेहा के बाप और भाई से उसकी रक्षा करेगा, और करण राव अपनी ज़ुबान का पक्का था। सरपंच वहाँ बैठा हुआ कहता है, आप सब जानते ही होंगे कि हम यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं। इतने में
नेहा का भाई कहता है, हाँ सरपंच जी, हमें पता है। इस कमीने की जान की खातिर हम उसे लेना चाहते हैं और आप हमें ये करने नहीं देंगे। पर मैं आपको बता दूं, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर जब बात हमारी इज्जत पर आए तो मैं ये परवाह नहीं करता कि सामने कौन है। तभी नेहा के पिता नेहा के भाई अमित से कहता है, अमित, आवाज़ नीचे। ये पंचायत है और हमें अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। अमित कहता है, पिताजी, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है। मैं आज तक आपके कारण चुप था। हम इसे कुछ नहीं करेंगे, लेकिन ये यहाँ आया क्यों? इसे पता है ना कि जब भी मैं इसका चेहरा देखता हूँ तो मैं बस इसे मारना चाहता हूँ। सरपंच कहते हैं, खामोश अमित, तुम इसे छू भी नहीं सकते जब तक मैं यहाँ हूँ। अनिल को मैं कुछ नहीं होने दूंगा। और अनिल, तुम यहाँ कितने दिनों तक रहोगे? अनिल कहता है, बस 3 दिन। सरपंच कहते हैं, 3 दिन? 3 दिन तो 3 दिन समझे, और जितना हो सके तुम अमित के सामने नहीं जाओगे। और अमित, अपने गुस्से को खेतों में लगाओ, वो बर्बादी नहीं आमदनी देगा। यही है मेरा फैसला। सरपंच अमित के पिता को कहता है, अपने बेटे को काबू में रखो, नहीं तो तुम इसका अंजाम जानते हो। जानते हो ना कुंवरपाल। इस घटना के बाद अब सीधा अनिल की गांव में आखिरी रात होती है। आज गांव में रात को एक नाचने वाली का प्रोग्राम है, जिसे देखने के लिए सभी गांव के बड़े बुजुर्ग से लेकर बच्चे तक वहां पर आए हुए हैं। अनिल भी वहां मौजूद है और अमित भी। लेकिन जब अमित अनिल को वहां देखता है तो गुस्से में आकर वो वहां से चला जाता है। अनिल के पास जतिन आता है और शराब की बोतल दिखाकर कहता है, अरे अनिल भैया, क्या ख्याल है? अरे नहीं यार, सुबह जल्दी उठकर शहर जाना है। अरे भैया, आज आपकी आखिरी रात है, पी लो ना आप। कब कब हमारे साथ पीते हैं। अनिल कहता है, आखिरी रात? जतिन कहता है, अरे हाँ, गांव में आखिरी रात। फिर जतिन के बार बार कहने पर अनिल मान ही जाता है और शराब पीने लगता है। वो इतनी शराब पी लेता है कि उसे सब घूमता हुआ दिखाई देता है और उसे बहुत ज़्यादा नशा हो जाता है। और वो नाचने वाली के पास नाचते नाचते पहुंच जाता है और उससे बदतमीजी करने लगता है। वहीं पर उस नाचने वाली का एक आशिक भी होता है, जिसका नाम होता है कुणाल। इस बात को लेकर कुणाल और अनिल की आपस में लड़ाई हो जाती है, लेकिन लोग उन्हें छुड़ा देते हैं। फिर अनिल को जतिन कहता है, भैया, अब आपका यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। ये कुणाल बहुत खतरनाक आदमी है। ये अभी कुछ दिन पहले ही जेल से लौटा है। चलो, मैं आपको घर तक छोड़कर आता हूँ। अनिल कहता है, नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इतने नशे नहीं हुए हैं। मैं घर तक चला जाऊँगा, मैं अपने आप चला जाऊँगा। तू यहीं रहकर देख इस नचनिया का डांस। फिर वो वहाँ से चला जाता है और जतिन वहीं पर डांस देखने लगता है। अनिल लड़खड़ाते हुए घर की तरफ जा रहा था। वो उसी पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है और वहाँ पेशाब करने लगता है और पीपल की ओर देखकर कहता है, ओह सॉरी मला जी, मैं तो भूल गया था कि ये तो आपकी समाधि है। सॉरी, फिर से गलाकर साफ कर दूंगा। चल। वो हंसते हुए कहता है, इसे ये नहीं पता कि मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा। और हंसते हुए आगे बढ़ने लगता है। तभी उसे महसूस होता है कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखता है, मगर उसकी आंखों में नशे के कारण धुंधलापन छाया हुआ था। उसे बस एक काला साया दिखाई देता है। वो उसे कहता है, अरे कौन हो भाई? कि तभी वो काला साया, जिसके हाथ में कुल्हाड़ी थी, वो अनिल की छाती पर उस कुल्हाड़ी से वार करता है। अनिल की चीख इतनी तेज होती है कि आसपास के घरों में लोगों को वो सुनाई पड़ती है और लोग बाहर आकर देखते हैं कि सरपंच का भाई रामदेव एक कुल्हाड़ी लिए खड़ा है और अनिल की लाश खून से लथपथ ज़मीन पर पड़ी है। ये देखकर गांव में अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग वहां पहुंच जाते हैं। अनिल के माँ बाप भी वहां पहुंच जाते हैं
और अनिल से लिपट कर रोने लगते हैं। सरपंच वहाँ पर आता है और देखता है कि अनिल मरा पड़ा है और उसका छोटा भाई कुड़ाली लिए वहाँ खड़ा है। तुमने ये क्या किया रामदेव? रामदेव कहता है, नहीं भाई साहब, मैं तो यहाँ से जा रहा था और मुझे एक चीख सुनाई दी और यहाँ आकर देखा तो एक काला साया अनिल के पास खड़ा था। मैं उसके पीछे भागा और ज़मीन पर पड़ी कुल्हाड़ी उठाकर उसे मारने ही वाला था कि वो अंधेरे में कहीं खो गया। और तभी गांव के लोग यहाँ आ गए और मुझ पर शक की नज़र से देखने लगे। अगर मैं ही खूनी होता तो मैं यहाँ क्यों खड़ा रहता? मैं भाग भी तो सकता था। तभी वहाँ पुलिस आती है और वो आकर रामदेव को पकड़ती है और गांव वालों से अनिल के मर्डर की पूरी जानकारी लेती है। इंस्पेक्टर और कोई नहीं, सरपंच के बेटे का दोस्त अक्षय था। वो सरपंच के पास आता है और कहता है, अंकल, हम असली मुजरिम को पकड़ लेंगे। अगर रामदेव अगर निर्दोष है तो हम उसे छोड़ देंगे ना। दरअसल अक्षय भी घबरा रहा होता है, लेकिन सरपंच कहता है, अक्षय, मैंने अनिल और इसके घर वालों से वादा किया था कि इसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा वादा टूट चुका है। दोषी कोई भी हो, बचना नहीं चाहिए। अक्षय कहता है, ठीक है अंकल, पर आप ये बात सोलंकी तक मत जाने देना, नहीं तो वो यहाँ कर खून खराबा कर देगा। प्लीज़ अंकल, हम जल्दी केस सॉल्व कर देंगे। तभी एक बुढ़िया पीपल की ओर इशारा करके कहती है, देखो पेड़ पर कुछ लिखा हुआ है। सभी उसकी तरफ देखते हैं और उस ओर देखने के बाद सभी चौंक जाते हैं। पेड़ पर लिखा था, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर ही जाएगा। ये देखकर सरपंच मन ही मन कहता है, अब तो सोलंकी को बुलाना ही पड़ेगा। शहर की एक यूनिवर्सिटी में सरपंच का बेटा सोलंकी, जो पेशे से एक प्राइवेट जासूस है, एक सभा को संबोधित कर रहा था। उससे एक लड़का पूछता है कि इतनी कम उम्र में वो इतने बड़े बड़े केस कैसे सॉल्व कर लेता है। सोलंकी कहता है, इंसान की काबिलियत उसकी उम्र देखकर नहीं करनी चाहिए। दुनिया में वही लोग काबिल होते हैं जो अपने फील्ड में पूरा जान लगाकर काम करते हैं, और मैं मेरे फील्ड में जान के साथ साथ दिमाग भी लगाता हूँ। लड़का कहता है, आप अपने केस को किस नज़र से देखते हैं और कैसे सुलझाते हैं? सोलंकी कहता है, मैं हमेशा जुर्म को वहाँ से देखता हूँ जहाँ से उसकी शुरुआत होती है। जैसे मान लो तुमने किसी को मारा, पर क्यों? ऐसी क्या मजबूरी थी कि तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो गए? पैसे के लिए, बदले के लिए, किसी लड़की के लिए? क्या तुम कोई साइको किलर हो? इनसे अलग भी एक पहलू होता है। क्या मरने वाला इसी लायक था? कई बार हम दूसरों के दर्द को अपने अंदर महसूस करने लगते हैं और जो वो चाहते हैं वो काम हम खुद कर देते हैं। तभी सोलंकी का असिस्टेंट रामू उसके पास आता है और कहता है, सर, आपके पिताजी का फ़ोन है। वो कह रहे हैं बहुत ज़रूरी काम है, आपको भी उनसे बात करनी होगी। सोलंकी शहर में अपने मामा के घर ही रहता है। बचपन में जब उसकी माँ गुजर गई थी तो उसने शहर को चुना और मामा के घर रहने लगा। वो अपने पिता से बात तो करता था, मगर उसे गांव में बहुत साल हो गए थे। हेलो पिताजी, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? नहीं बेटा, गांव में किसी का खून हो गया है। तो इसमें घबराने वाली क्या बात है पिताजी? आपने पुलिस को जानकारी दी? अक्षय भी तो वहीं है, आप उसे खबर करो। बेटा, खून कल हुआ था, सब काम हो गया है, अक्षय केस सॉल्व कर रहा है। अरे पापा, तो फिर क्या दिक्कत है? आप चिंता मत करो, खूनी जल्दी ही पकड़ा जाएगा। बेटा, खूनी को पुलिस ने पकड़ लिया है और वो कोई और नहीं, तुम्हारे चाचा रामदेव हैं। क्या? चाचा जी खून खू चाचा जी खून करेंगे? किसका? अरे बेटा, तुम उसे जानते हो, जितने कुछ साल पहले गांव की एक लड़की, याद है तुम्हें, नेहा को भगा कर ले गया था, अनिल नाम का एक लड़का। सोलंकी कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, आपने मुझे बताया था, पर
रामदेव चाचा की उससे क्या दुश्मनी? रामदेव चाचा ने उसका खून क्यों करा? पता नहीं बेटा, ये रामदेव ये क्यों कर रहा है। उसने खून क्यों करा मेरी समझ में नहीं आया, मगर सारे सबूत उसी को खून ही बता रहे हैं। एक और बात, उस दिन हमने पीपल के पेड़ पर यह भी लिखा हुआ पाया कि 3 लोग मरने वाले हैं। मैंने अनिल से वादा किया था कि जब तक गांव में रहेगा मैं उसे कुछ नहीं होने दूंगा, मगर मेरा ये वादा टूट गया। अनिल के माँ बाप मुझे कह तो नहीं रहे, पर उनकी आंखों में मैं अपने आप को मुजरिम देखता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है बेटा। ठीक है पिताजी, मैं कल गांव में आता हूँ। अगले दिन सोलंकी और रामू गांव में आते हैं। वो सीधे उसी जगह पर जाते हैं जहां अनिल का खून हुआ था। सोलंकी अपनी नज़रों से उस जगह पर खून कैसे हुआ ये सोचता है कि उसकी नज़र उस पेड़ पर खून से लिखे शब्दों पर पड़ती है। वो उसके पास जाकर देखता है कि खून किसी आदमी का है या किसी जानवर का। रामू उसे पढ़ता है, मला वापस आ गया है और वो 3 बलि लेकर जाएगा। रामू कहता है, सर ये मला कौन है? सोलंकी बताता है, अरे यार रामू, मला एक तांत्रिक था जो मनुष्यों की बलि देता था। लोग मानते हैं कि वो एक दिन फिर से आएगा। रामू कहता है, इसका मतलब यह है कि वो आ चुका है। सर मुझे जगह ठीक नहीं लग रही, चलो यहाँ से चलते हैं। सोलंकी कहता है, अरे यार रामू, तू इतना डर क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। मला सिर्फ इंसानों की बलि देता है। तो क्या मैं इंसान नहीं हूँ? हाँ तुम इंसान ही हो, पर पर तू एक ऐसा इंसान है जो मला की बलि को भी खराब कर सकता है। वो हंसते हुए रामू को कहता है, चलो, पिताजी हमारा इंतजार कर रहे होंगे। लेकिन जब वो जा रहे थे तो अचानक एक बुढ़िया उसके पास आती है और हंसते हुए कहती है, तुम मला की बलि को नहीं टाल सकते। मौत का खेल शुरू हो चुका है, मला की वापसी हो चुकी है। और वो ये कहते हुए वहाँ से चली जाती है। उस बुढ़िया को देखकर रामू बहुत डर जाता है। उसे देखकर सोलंकी उससे कहता है, कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैंने तुम्हें अपने साथ रखा ही क्यों है। तुम डरते हो, तुम्हें देखकर मैं डरता हूँ। फिर वो दोनों वहाँ से सीधा सरपंच के पास जाते हैं। सरपंच सोलंकी को देखता है और उसे गले लगा लेता है और कहता है, तुम मुझे बता देते मैं तुम्हें लेने आ जाता। कोई बात नहीं पिताजी, हम आ तो गए हैं। इससे मिलिए, यह है मेरा असिस्टेंट रामू। नमस्ते अंकल जी। हाँ हाँ, जीते रहो बेटा। चलो अंदर, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाता हूँ। तुम दोनों फ्रेश हो जाओ। कुछ देर बाद सरपंच, सोलंकी और रामू डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खा रहे होते हैं। सोलंकी कहता है, तो पिताजी, ये अनिल शहर से आया क्यों? सरपंच बताते हैं, बस ऐसे ही उसके माँ बाप कुछ बीमार थे तो मिलने चला आया। अच्छा, और उसकी बीवी? हाँ वो भी गांव आ चुकी है, अब वो अपने पिता के घर पर है। अच्छा, क्या चाचा जी की इससे कोई दुश्मनी थी? नहीं तो फिर पिताजी चाचा इस अपराध में कैसे घुस गए? सरपंच ने बताया, वो कह तो रहा है कि वो निर्दोष है। तभी अक्षय वहाँ आता है और कहता है, वो तो कह रहे हैं वो निर्दोष है, पर सबूत उनके खिलाफ है अंकल। अरे अक्षय, कैसे हो तुम? आओ खाना खाओ, सोलंकी कहता है। तभी अक्षय कहता है, मैं तो ठीक हूँ, पर अब तक ये तुम जानते ही हो। क्या पता तुम हमें कब गलत ठहरा दो। मैं गलत को गलत और सही को सही कहता हूँ। वो अगले की पोजीशन तय करती है कि वो कहाँ खड़ा है, गलत के कटघरे में या सही के। वैसे तुम्हें क्या लगता है अक्षय, चाचा जी कर सकते हैं? पर्सनली नहीं, पर कानूनी तौर पर सभी सबूत उनके खिलाफ हैं यार। पेड़ पर लिखे शब्दों के पास भी रामदेव चाचा के हाथों के निशान हैं जो अनिल के खून के लिखे हुए थे। तभी अक्षय भी की सोच में पड़ जाता है। तभी सोलंकी कहता है,
मुझे रामदेव चाचा और अनिल के घर वालों के साथ बात करनी चाहिए। अक्षय कहता है, कोई बात नहीं, तुम पूरी तहकीकात कर सकते हो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगा। पर सोलंकी ध्यान से, कहीं हम इसे मामूली केस समझे, और क्या पता ये हमारी सोच से परे हो, कहीं मला की बात सच हो। सोलंकी कहता है, अरे यार, तू भी इन बातों पर विश्वास करता है। तभी रामू कहता है, सर अब तो आप मान लो कि यहाँ भूत है, अब तो पुलिस भी कह रही है। अगले दिन सोलंकी अनिल के घर जाता है, जहाँ अनिल के माँ बाप मौजूद थे। आप लोग शायद मुझे नहीं जानते हो, मैं सरपंच जी का बेटा सोलंकी हूँ। अनिल के माँ बाप उससे कहते हैं, कैसे पहचाने बेटा, तुम इतने दिनों के बाद गांव वापस लौटे हो। मेरा बेटा भी लौटा था, मगर हमें क्या पता था कि उसकी वापसी उसकी मौत बन जाएगी। ये सब उस नेहा की वजह से हुआ है। सोलंकी कहता है, अरे अरे, इसमें नेहा की क्या गलती? नेहा तो अनिल की पत्नी है ना। हाँ बेटा, हम जानते हैं ये खून तुम्हारे चाचा ने नहीं, हम बल्कि नेहा के भाई ने किया है। खून होने से एक दिन पहले ही नेहा का भाई अनिल के साथ झगड़ा किया था, और उसने पूरे गांव के सामने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। तभी वहाँ पर जतिन आता है, और वो अनिल के माँ बाप से मिलता है, और सोलंकी को कहता है, अरे तुम तो सरपंच के बेटे हो ना। हाँ तुम। जतिन अपना परिचय सोलंकी को देता है। चाचा चाची कह रहे हैं कि नेहा का भाई अनिल से झगड़ा करा था, लेकिन खून की रात में वो मेरे साथ था, और उसका नाचने वाली की आशिक कुणाल के साथ झगड़ा हो गया था, और कुणाल पहले भी खून कर चुका है। खूनी वो भी तो हो सकता है। अब सोलंकी के शक के दायरे में 3 लोग आ चुके थे। पहला उसके चाचा, दूसरा नेहा का भाई, और तीसरा कुणाल। कुछ देर बाद सोलंकी और रामू नेहा के घर आते हैं और नेहा के पिता से मिलते हैं। मैं सरपंच का बेटा हूँ और एक जासूस भी। मैं यहाँ नेहा से अनिल के खून के बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। नेहा के पिता कहते हैं, बेटा वो भी सदमे में है, जैसे ही सदमे से बाहर आती है मैं तुम्हारी उससे बात कराता हूँ। उसके बच्चों का भी रो रो कर बुरा हाल है। सोलंकी कहता है, अंकल बस एक बार उससे कहो कि ये वक्त रोने का नहीं है, हिम्मत करे और हिम्मत से काम लेकर खूनी को सजा दिलवाने में मेरी मदद करे। खूनी? खूनी तो तुम्हारे चाचा हैं, क्या तुम्हें पता नहीं? हाँ ये तो पता है, पर आपको ये भी पता होगा कि खून होने से एक दिन पहले आपके बेटे ने अनिल को मारने की धमकी भी दी थी। ये सुनकर नेहा के पिता के चेहरे के भाव बदल जाते हैं, और वो सोलंकी की ओर देखते हैं, जब उठ चुका था और जाने वाला था, कि तभी नेहा वहाँ आती है और कहती है, मैं आपसे बात करने के लिए तैयार हूँ। सोलंकी कहता है, देखो नेहा, मुझे पता है तुम पर क्या बीत रही है, तुम हिम्मत रखो और मुझे असली खूनी तक पहुँचने में मेरी मदद करो। अनिल के बारे में सारी बातें बताओ, ताकि मैं इस केस को बंद कर सकूं और असली मुजरिम तक पहुंच सकूं। नेहा कहती है, अनिल और मैं एक ही कॉलेज में पढ़ते थे और दोस्त थे, मगर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन मेरे पिताजी और भैया इसके खिलाफ थे, तो हमने भागकर शादी कर ली और शहर में रहने लगे। हमारे 2 बच्चे हुए, मगर धीरे धीरे अनिल बहुत ज़्यादा शराब पीने लगा और बात बात पर गुस्सा होने लगा और मुझे पीटने भी लगा। मैंने कई बार सोचा कि मैं ये बात पिताजी और भाई को बताऊं, मगर किस मुंह से। फिर मैंने ये बात अनिल के पिताजी और माँ को बताई, तो उन्होंने मुझे ही दोषी ठहराया और कहा कि उसकी इस हाल में जो भी है वो मैं ज़िम्मेदार हूँ। फिर ये बात पिताजी और मेरे भाई को पता चली, तो उन्होंने कहा मैं अनिल को छोड़ दूँ, मगर मैं अनिल से प्यार करती थी, उसे कैसे छोड़ सकती थी। फिर एक दिन सरपंच जी का फ़ोन आया
कि अनिल, तुम्हारे माँ बाप बीमार हैं, तुम एक बार आकर उनसे मिल लो। आगे आप जानते ही हैं कि मैं शहर में थी और अनिल का खून गाँव में हुआ। सोलंकी कहता है, नेहा तुम्हें लगता है तुम्हारा भाई ये कर सकता है? नेहा ने बताया, नहीं, वो ऊपर से कठोर है लेकिन अंदर से उसका दिल बहुत दयालु है। वो अनिल से इसलिए गुस्सा नहीं था कि उसने मुझसे शादी की, वो तो इस बात से नाराज़ था कि वो अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा था। फिर भी मेरे भाई से पूछताछ कर सकते हो आप। अगर उसने ये सब किया है तो उसे सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मगर आपके चाचा वहाँ पाए गए थे, जिनका हमसे कोई वास्ता भी नहीं था। मैं ऊपर वाले से बस यही दुआ मांग रही हूँ कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले। चिंता मत करो नेहा, ये मैं नहीं होने दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। अब भी मेरा शक चाचा जी और तुम्हारे भाई पर है, लेकिन एक और कड़ी इस केस में जुड़ी है और वो है कुणाल। नेहा कहती है, ये कुणाल कौन है? सोलंकी बताता है, जतिन ने मुझे बताया कि उस रात अनिल की नाचने वाली के आशिक कुणाल के साथ कुछ झगड़ा हुआ था और कुणाल एक पेशेवर मुजरिम है जो पहले भी खून कर चुका है। नेहा कहती है, जतिन, वो भी गांव में है? हाँ, वो भी गांव में है। वो भी तो खूनी हो सकता है। सोलंकी चौंकते हुए कहता है, वो कैसे? नेहा कहती है, जब मैं और अनिल कॉलेज में पढ़ते थे तब जतिन भी उसी कॉलेज में था और वो मेरे पीछे था। वो पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा रहता था, लेकिन ये बात अनिल नहीं जानता था। फिर मैंने और अनिल ने शादी कर ली और शहर में रहने लगे। लेकिन कुछ दिनों पहले वो मुझसे शहर में मिला। मैंने उसकी आंखों में मेरे लिए वही पागलपन देखा जो कॉलेज के दिनों में था। मैंने कभी भी अनिल को ये बात नहीं बताई क्योंकि वो मुझ पर ही शक करता। सोलंकी कहता है, अच्छा, तो जतिन भी इस कहानी का एक पात्र है जिसे सब अनदेखा कर रहे थे। तभी सोलंकी के पास अक्षय का फ़ोन आता है और वो कहता है, सोलंकी, रामदेव चाचा ने खून कबूल कर लिया। क्या? सोलंकी और राजू अक्षय के साथ पुलिस स्टेशन जाते हैं और सोलंकी अपने चाचा से बात करने की कोशिश करता है कि ये खून सच में उन्होंने किया है या नहीं। मगर रामदेव सोलंकी की किसी बात का जवाब नहीं देता और सोलंकी की ओर पीट करके खड़ा रहता है। सोलंकी कहता है, चाचा जी, मुझे कुछ बताओ कि ये सब कैसे और क्यों हुआ। रामदेव बताता है, जो हुआ सब ठीक हुआ, तुम शहर चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। अक्षय कहता है, सोलंकी, कल कोर्ट रामदेव चाचा को सज़ा सुनाएगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते। सोलंकी कहता है, तुम नहीं कर सकते मगर मैं कर सकता हूँ, अभी ये कहानी बस शुरू ही हुई है। अक्षय कहता है, काश मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता। सोलंकी कहता है, मुझे ज़रूरत नहीं, तुम बस अपना काम करो और मैं अपना। और सोलंकी वहाँ से चला जाता है। जब सोलंकी और रामू वहाँ से जा रहे होते हैं तब सोलंकी को एहसास होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। सोलंकी कहता है, रामू, शायद हमारा कोई पीछा कर रहा है। रामू कहता है, मुझे डर लग रहा है सर। सोलंकी पीछे मुड़कर देखता है कि कोई आदमी जिसने कंबल ओढ़ रखा है उनकी ओर आ रहा होता है। रामू उसे और पास आते देख और ज़्यादा डर जाता है। सोलंकी कहता है, कौन हो तुम जो हमारा पीछा कर रहे हो? फिर वो शख्स कंबल हटाता है और कहता है, बेटा, मैं हूँ नेहा के पिता का नौकर। सोलंकी कहता है, आप आप हमारा पीछा क्यों कर रहे थे? नौकर बताता है, आप जब वहाँ पर घर पर आए थे और अनिल के खून के बारे में पूछताछ कर रहे थे तब मैं आपकी सारी बातें सुन रहा था और मुझे आपको कुछ बताना है जो मालिक ने आपको नहीं बताया। उस रात मुझे कुछ और सुनाई दिया और मैंने बाहर आकर देखा कि नेहा के भाई के हाथ में कुल्हाड़ी थी। वो बाहर जा रहा था और मालिक उसे रोक रहे थे मगर वो नहीं रुका और वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वो बहुत डरा हुआ घर वापस आया और मालिक ने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन वो बहुत डरा हुआ था
उसके मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी और उसने कुछ देर बाद हिम्मत करके बोला, अनिल को मार दिया। मालिक ने पूछा, किसने? तो वो पागलों की तरह हंसने लगा और बोला, वो वापस आ गया है और कोई नहीं बचेगा। पर मालिक ने अपने बेटे को पता नहीं कहाँ भेज दिया। सोलंकी उनसे कहता है, जानकारी देने के लिए धन्यवाद, और कोई भी बात अगर उसके बारे में पता चले, यानी उस खून के बारे में पता चले, तो मुझे ज़रूर बताना। अब सोलंकी अपने घर पर पहुंचकर सारी कड़ियों को जोड़ने का काम कर रहा था। तभी उसके पिता वहां आते हैं और कहते हैं, बेटा, अब कोई फ़ायदा नहीं है। रामदेव ने सब मान लिया है। मैं अभी उससे बात करके आया हूँ। कल उसे सज़ा हो जाएगी। सब खत्म हो गया है। रामदेव ने हर वक्त मेरा साथ दिया, मगर मैं उसका साथ नहीं दे पाया। सोलंकी कहता है, अगर चाचा जी मुजरिम हैं तो उन्हें सज़ा ज़रूर मिलेगी। क्या आपको बताया कि अनिल को क्यों मारा? हाँ हाँ, वो बोला कि उससे उसकी कुछ अनसुनी हो गई थी और गुस्से में आकर ये सब हो गया। सोलंकी कहता है, चाचा झूठ बोल रहे हैं। पर क्यों, यह भी पता लगाना बाकी है। सरपंच कहता है, तो तुम किसे खूनी मानते हो? सोलंकी कहता है, चाचा जी के साथ साथ 3 लोग और हैं जो खूनी हो सकते हैं। पहला, नेहा का भाई, जिससे मैं अभी तक मिला नहीं हूँ। दूसरा, जतिन। और तीसरा, कुणाल। अगले दिन शहर में कोर्ट रामदेव को 10 साल की सज़ा सुनाती है। सोलंकी, रामू और उसके पिता घर वापस आते हैं। रामू कहता है, सर, क्या हमें अपना काम जारी रखना चाहिए? सोलंकी कहता है, रामू, तुमने अब तक मेरे साथ रहकर क्या सीखा है? मुझे तुमने ऐसा करता देखा था कि तुम मेरे पास कुछ सीखने चले आए। रामू ने कहा, आप कभी भी हार नहीं मानते। सोलंकी ने कहा, तो तुमने अब क्यों सोच लिया कि मैंने हार मान ली? शहर में अब तुम पिताजी के साथ थे, तब मैं नेहा के भाई से मिलने गया था। रामू ने कहा, नेहा के भाई? उसका आपको कैसे पता चला? सोलंकी ने कहा, नेहा के पिता ने खुद मुझे दिया। नेहा का भाई शहर के एक पागल खाने में है, जो दिन ब दिन पागल हो रहा है। मैंने उससे कुछ बातें की, मगर उसकी बातें सुनकर कोई भी व्यक्ति उसे पागल ही कहेगा। लेकिन वो पागल नहीं है, बस वो डरा है। उसने मुझे बताया कि वहाँ 3 लोग थे जिन्होंने अनिल को मारा है, पर मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाया। पर उन्होंने मुझे देख लिया है। वो मुझे भी मार डालेंगे। रामू ने कहा, 3? इसका क्या मतलब है सर? क्या खूनी 3 लोग हैं? सोलंकी ने कहा, ये तो अब हमें पता करना ही होगा कि वो 3 लोग हैं या ये कोई माया जाल है। हमें सबसे पहले जतिन से बात करनी होगी। रामू, तुम पिताजी के साथ रहो, मैं जतिन से बात करके आता हूँ। सोलंकी जतिन के घर जा रहा होता है कि उसे रास्ते में जतिन के माता पिता दिखाई देते हैं। सोलंकी उनसे कहता है, चाचा चाची, आप जतिन के माता पिता हैं ना? वो उससे कहते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है बेटा? सोलंकी कहता है, कुछ नहीं चाचा जी, बस मैं उससे मिलना चाहता था। जतिन के माता पिता सोलंकी को बताते हैं, बेटा तुम बेफिक्र जाओ, जतिन घर पर ही है। सोलंकी जतिन के घर पहुंचता है, तभी उसे चीख की आवाज़ सुनाई देती है। वो भागकर अंदर जाता है और देखता है जतिन, जिसके दोनों हाथ रस्सियों से बंधे थे और वो खून से लथपथ था और एक कुर्सी पर बंधा हुआ था। उसकी छाती पर किसी ने 2 नंबर लिखा हुआ था, वो भी चाकू से, और उसका गला कटा हुआ था। सोलंकी उसकी नब्ज चेक करता है, वो मर चुका था। सोलंकी को कुछ आहट सुनाई देती है। वो पीछे मुड़कर देखने ही वाला होता है कि उसके सिर में कोई चीज़ ज़ोर से लगती है और वो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर जाता है। उसकी जब आँख खुलती है, तब वो अपने घर पर होता है और उसके पास उसके पिताजी रामू और अक्षय होते हैं। मैं यहाँ? हाँ सोलंकी, तुम यहाँ।
मैं यहाँ कैसे आया? जब जतिन के माता पिता वापस घर आए तो उन्होंने हमारे खंबर की। सोलंकी ने कहा। जतिन? अक्षय ने कहा। उसे किसी तेजदार हथियार से मारा गया है और वो हथियार तुम्हारे हाथ में मिला है, सोलंकी। सोलंकी ये सुनकर चौंक जाता है और देखता है कि उसके हाथों में हथकड़ी लगी थी। अक्षय ने कहा, सॉरी सोलंकी, हमें ये करना पड़ा। सोलंकी अक्षय की ओर मुस्कुराते हुए कहता है, तुम जानते हो ये मैंने नहीं किया। अक्षय कहता है, मेरे पास और कोई चारा नहीं है। तभी वहाँ पर सोलंकी के मामा आते हैं और सोलंकी से मिलते हैं। मामा जी, आप यहाँ? हाँ बेटा, मुझे पता चलते ही कि तुम पर हमला हुआ है, मुझसे रहा नहीं गया और मैं तुमसे मिलने चला आया। सोलंकी ने कहा, पर आपको किसने बताया? सरपंच ने कहा, मैंने। जब अक्षय ने मुझे बताया कि जतिन के खून के इल्ज़ाम में तुम पर केस है तो मैं अंदर से टूट गया। ये सब पता नहीं क्या हो रहा है हमारे परिवार के लोगों के ऊपर। सारे के सारे झूठे केस हो रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इसीलिए मैंने तुम्हारे मामा जी को यहाँ बुलाया, क्योंकि ये वकील हैं और मैं नहीं चाहता कि मेरा भाई और बेटा मुझसे दूर हो जाए। और ये कहकर सरपंच रोते हुए वहाँ से चला जाता है। अक्षय कहता है, सोलंकी, हमें बताओ वहाँ हुआ क्या था? फिर सोलंकी अक्षय को सारी बात बताता है और कहता है, वो खूनी मुझे फंसाकर ये समझता है कि वो बच गया है, पर मुझे कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे मैं उसके और करीब पहुँच गया। सोलंकी का मामा सोलंकी से कहता है, सोलंकी, तुम्हें जेल के अंदर रहकर ही ये पता लगाना होगा कि ये खून किसने किया है। तुम्हारे पिताजी की आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं देखे थे। उसने जो तुम्हारे लिए किया है वो कोई नहीं कर सकता। अपने दिमाग को दौड़ाओ, नहीं तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर सोलंकी रामू से कहता है, रामू, अब तुम्हें इस केस पर काम करना है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, बहुत जल्द एक और खून होने वाला है। रामू कहता है, मुझे क्या करना होगा सर? सोलंकी कहता है, तुम कुणाल से मिलो। अक्षय कहता है, सोलंकी, अब तुम्हें जेल में रहना होगा। तभी मामा कहते हैं, अक्षय, कुछ देर और, इसे चोट लगी है। सोलंकी कहता है, नहीं मामा जी, मैं कानून कानून का पालन करता हूँ, मुझे जाना होगा। फिर अक्षय सोलंकी को पुलिस स्टेशन में ले जाता है। सोलंकी पुलिस स्टेशन में सोचता रहता है कि कौन हो सकता है, कहीं कोई हमारे परिवार को फंसाना तो नहीं चाहता। लेकिन आखिर क्यों? रामदेव चाचा ने तो मैं जरूर कबूला है। पहले मरने वाला अनिल, दूसरा मरने वाला जतिन, तीसरा कौन हो सकता है? दोनों शहर से गांव आए, इसका मतलब तीसरा वो है जो शहर से गांव आया है। सोलंकी आवाज़ देता है, कोई है यहाँ पर? एक हवलदार भागा हुआ वहाँ आता है और कहता है, क्या हुआ सर? अक्षय कहाँ है? हवलदार कहता है, वो तो बाहर गए हैं। सोलंकी कहता है, मुझे बाहर निकालो। हवलदार कहता है, नहीं सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। सोलंकी कहता है, यार समझा करो, अक्षय की जान खतरे में है। सन 1997 एक गांव में मला नाम का तांत्रिक अपनी गुफा में एक औरत के साथ था। मला उसे कहता है, बहुत देर हो चुकी है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारे पति को पता चल जाएगा। औरत उससे कहती है, उसे तो कब का पता चल चुका है, उसे पता था कि वो मारा जाएगा और यही हुआ। मैं भी तो एक समा हूँ। और ये जानते हुए भी वो चुप रहा, क्योंकि उसे पता है कि लोगों को जब ये पता चलेगा तो उसकी इज्जत पूरी तरह धचिया धचिया उड़ जाएगी। और अब तो तुम्हारी दूसरी निशानी भी आने वाली है। मला कहता है, दूसरी? औरत बताती है, हाँ दूसरी। ये सुनकर मला उस औरत को जाने के लिए कहता है और कहता है कि हमें एक बच्चे की बलि देनी होगी, जिससे हमारा हर वरदान सलामत रहेगा।
फिर अगले दिन मल्लाह एक घर से बच्चा उठाता है और वह जब उसे लेकर जा रहा होता है तो उसे एक औरत देख लेती है और गांव वालों को बता देती है। गांव वाले पुलिस को बुला लेते हैं और मल्लाह की गुफा की ओर चल पड़ते हैं। मल्लाह की गुफा। मल्लाह उस बच्चे के सर पर खून लगाता है और कहता है, बच्चे, अब तुम्हारा खून मेरा हुआ, जिसे मुझसे भगवान भी नहीं छीन सकता। और वो उस बच्चे की बलि देने ही वाला होता है कि पुलिस इंस्पेक्टर वहाँ आता है और उसे गोली मार देता है। मल्लाह जख्मी होकर ज़मीन पर तड़पने लगता है। सभी गांव वाले वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे घसीटते हुए गांव में ले आते हैं। इंस्पेक्टर गांव के लोगों से पूछता है, हमें इस दरिंदे के साथ क्या करना चाहिए? सभी गांव वाले कहते हैं, इसे यहीं सबके सामने मौत देनी चाहिए। फिर मल्लाह के पास उस बच्चे की माँ जाती है जिसकी वो बलि देने वाला था। वो उसे कहती है, तुम्हारे जैसे दरिंदे को मारकर कुत्ते को खिला देना चाहिए। तुम्हें ज़रा भी दया नहीं आई? एक मासूम से बच्चे को मारने चले थे। तुम क्या समझो? बच्चे को प्यार तुम्हारे जैसों को वो मिलना भी नहीं चाहिए। मल्लाह कहता है, ना समझ औरत, मल्लाह की बलि को तो भगवान भी नहीं छीन सकता, तो तू करना क्या चीज़ है? ये सुनकर वो औरत उसके मुंह पर थूकती है और जाने लगती है कि मल्लाह उसे पकड़ने की कोशिश करता है, मगर इंस्पेक्टर फिर से उसे गोली मारता है जो सीधे उसके सर में लगती है और वो मर जाता है। गांव के लोग कहते हैं कि हम इसे अपने शमशान घाट में नहीं जलाएंगे। फिर इंस्पेक्टर कहता है, इसकी आत्मा में शैतान था जो मर चुका है, हमें इसके शरीर को यहीं ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। और गांव वाले वहीं उसे गाड़ देते हैं। सब उस पर थूक रहे थे, पर वहाँ खड़ी एक औरत की आंखों में गुस्सा और बदला था जो उसे इस गांव में से लेना था। रात हो चुकी थी। हवलदार अक्षय को फ़ोन करता है और कहता है, सर, सोलंकी ये कह रहा है कि आपकी जान खतरा है। अक्षय कहता है, उस सोलंकी को फ़ोन दो और मेरी बात कराओ। फिर हवलदार अक्षय की बात सोलंकी से करवाता है। अक्षय सोलंकी से बात करके ये कहता है, ये कैसे हो सकता है? वो और खूनी नहीं, मैं नहीं मानता। तुम किस सबूत के तौर पर उन्हें खूनी कह रहे हो? और वो मुझे क्यों मारेंगे? सोलंकी कहता है, मेरे पास सबूत है। अक्षय, पहला पहला अनिल जो शहर से गांव में आया, उसका खून हुआ। दूसरा जतिन, वो भी शहर से गांव में आया और मारा गया। तीसरे तुम, जो उनसे कुछ दिन पहले ही गांव में आए हो, उसका अगला शिकार तुम हो। अक्षय, तुम हो। तभी फ़ोन कट जाता है। हेलो अक्षय, हेलो। सोलंकी हवलदार से कहता है, जल्दी जाओ, अक्षय को बचाओ। सभी हवलदार अक्षय को बचाने के लिए वहाँ चले जाते हैं। अब चौकी में बस एक हवलदार बचा था। कुछ देर बाद सोलंकी लॉकअप में आंखें बंद करके बिल्कुल शांत मुद्रा में बैठा था कि तभी पुलिस स्टेशन की लाइट बढ़ जाती है और उसे हवलदार की चीखने की आवाज़ आती है। सोलंकी उसे सुनकर अपनी आंखें खोलता है। वो जैसे बैठा था वैसे ही बैठा रहता है। वो अपने कानों से सब महसूस कर रहा था कि कोई चौकी में घुस चुका है। किसी के पैर की आवाज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। फिर एक आदमी जिसने काला कंबल ओढ़ रखा था, अपना चेहरा भी उससे छुपा रहा था, उसके हाथों में कुल्हाड़ी थी, सोलंकी के लॉकअप के सामने आ चुका था। वो उसका लॉकअप खोलता है और सोलंकी की ओर धीरे धीरे बढ़ता है। सोलंकी अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता है और कहता है, मैं आपका इंतज़ार कर रहा था पिताजी। मैं जान चुका था कि वो तीसरा शिकार अक्षय नहीं, मैं हूँ। पर क्यों? फिर सरपंच अपने ऊपर से कंबल हटाता है और कहता है, अब तुम जाम ही नहीं गए हो तो ये पर्दा क्यों करना? सोलंकी उनसे कहता है, आप अपने बेटे को ही क्यों मारना चाहते हो? सरपंच कहता है, तुम मेरे बेटे नहीं हो और ना मैं तुम्हारा बाप। तुम्हारे नाम के पीछे बस मेरा सरनेम लगा है। सोलंकी कहता है, मैं जान चुका था पिताजी, बस आपके मुंह से सुनना चाहता था। तभी पुलिस स्टेशन में लाइट आ जाती है और सोलंकी का मामा पिस्तौल लेकर सरपंच के पीछे खड़ा था। सोलंकी का मामा उससे कहता है, कुल्हाड़ी फेंक दो आप, अब आपका पर्दाफाश हो चुका है।
ये सब देखकर सरपंच कुल्हाड़ी से सोलंकी पर हमला करता है, मगर सोलंकी का मामा सरपंच को गोली मार देता है और उसके हाथ में लगती है। वो ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर जाता है। फिर वहाँ अक्षय और दूसरे पुलिसकर्मी भी आ जाते हैं और सरपंच को वहाँ देखकर चौंक जाते हैं। अक्षय कहता है, अंकल आप? तो सोलंकी सही था, उसने कुछ देर पहले ही मुझे ये सब बताया था, लेकिन मुझे इन सब पे भरोसा नहीं हुआ। आप ये सब क्यों कर रहे हो? फिर वो सरपंच को एक कुर्सी पर बिठाते हैं और सोलंकी उसे कहता है, हम सब जानना चाहते हैं। फिर सरपंच सब कुछ बताता है। पिताजी की मृत्यु हुए 5 साल हो चुके थे। मैं जब 20 साल का हुआ तब मेरे जन्मदिन की रात को पार्टी थी। मेरी माँ ने मुझे और रामदेव को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मैं तुम दोनों को जो बताने वाली हूँ वही तुम्हारी तकदीर है। तुम जिसे अपना पिता समझते थे वो तुम्हारे पिता नहीं थे। सरपंच कहता है, क्या? ये आप क्या कह रही हो? माँ ने कहा, यही सच है बेटा, तुम्हारे असली पिता थे मल्लाह। वो मल्लाह जिस पर लोग थूकते हैं वो हमारे पिता थे? ये नहीं हो सकता। तुम अपनी किस्मत को बदल नहीं सकते, और रहा उसके ऊपर लोगों का थूकना, तो वो सब तुम्हारे ही कारण है। फिर वो उन्हें सारी बातें बताती है कि कैसे मल्लाह मारा गया और क्यों। सरपंच रोते हुए अपनी माँ को गले लगाता है और बोलता है, आपने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? माँ ने कहा, तुम्हें मल्लाह की अधूरी कहानी को पूरा करना होगा। सरपंच एक साधारण लड़का था, मगर उस दिन उसका खून खौल उठा था। उसे बदला चाहिए था। रामदेव ने कहा, हम करेंगे। जो जख्म इस गांव ने हमें दिया है उस जख्म का बदला हम पूरा जरूर करेंगे। फिर उस दिन पार्टी में वही पुलिस इंस्पेक्टर आए हुए थे जिसने मल्लाह को मारा था। मैंने उसे जब देखा तो मेरा खून खोलने लगा। शायद ये मल्लाह का खून था जो अंदर ही अंदर मुझसे बदला लेने के लिए कबवा रहा था। लेकिन तभी माँ मुझे रोक लेती है और कहती है, अभी वक्त है बेटे। इंस्पेक्टर कहता है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा। नमस्ते भाभी जी, सब कुशल मंगल तो है ना? सरपंच की माँ कहती है, हाँ इंस्पेक्टर साहब, आप अकेले बच्चों को नहीं लाए? नहीं भाभी जी। क्या बात है, बच्चों का नाम सुनते ही आपके चेहरे के हाव भाव बदल गए। सब ठीक तो है ना? अब आपसे क्या छुपाना भाभी जी, आप तो घर की ही हैं। मेरी बेटी किसी से प्यार करती थी, मगर वो उसे छोड़कर भाग गया। तब से वो गम में डूबी है, जो हमारे लिए भी किसी बुरी सपने की तरह है। हम करें तो क्या करें? तभी सरपंच की माँ कहती है, तो इसमें घबराने की क्या बात है, ये सब तो ज़िंदगी में चलता रहता है। इंस्पेक्टर कहते हैं, लेकिन वो गर्भवती है। सरपंच की माँ कहती है, वो उसे गिराना चाहती है। इंस्पेक्टर कहते हैं, नहीं। सरपंच की माँ कुछ देर सोचती है और इंस्पेक्टर को कहती है, भाई साहब, हमारा परिवार और आपका परिवार अलग नहीं है। आपके गम हमारे गम हैं। मैं अपने बड़े बेटे दामोदर की शादी आपकी बेटी से कराना चाहती हूँ, अगर आप और आपकी बेटी राजी हो तो। ये सुनकर दामोदर चौंक जाता है और अपनी माँ के पास आकर उसके कान में कहता है, ये आप क्या कह रही हैं? ये वही है जिसने हमें दर्द दिया है। माँ कहती है, ये हमारे बदले की शुरुआत है बेटा। मैं जो कर रही हूँ सब ठीक कर रही हूँ। दामोदर ये सुनकर चुप रहता है। वो अपनी माँ को ये भी नहीं बता पाता कि वो किसी और लड़की से प्यार करता है। फिर कुछ दिन बाद उसकी शादी इंस्पेक्टर की बेटी से हो जाती है, जिसके पेट में सोलंकी पल रहा था। सोलंकी सरपंच से कहता है, बेशक हमारा खून का रिश्ता नहीं था, पर हमेशा मेरे पिता थे और रहोगे आप। मुझे कुछ दिन पहले ही मामा से सब पता चला कि मैं आपकी औलाद नहीं हूँ। मैं हमेशा सोचता रहता था कि ये सब झूठ है, लेकिन आज ये पता चल गया कि ये सच है। अक्षय ने कहा, पर सोलंकी तुम्हें ये सब पता कैसे चला? सोलंकी ने बोला, जब इन्होंने रामदेव चाचा के साथ
अनिल को मारा। तो वहाँ पर अनिल को मारने के लिए नेहा के भाई के साथ साथ कुणाल भी मौजूद था। लेकिन वो दोनों ये देखकर चौंक गए कि अनिल को पहले से कोई मार रहा है। नेहा के भाई ने ये देखकर डर के मारे वहाँ से भागने की योजना बनाई और इस चक्कर में वो पागलों की तरह उनका चेहरा देखे बिना वहाँ से भाग गया। लेकिन कुणाल ने सब देख लिया था और वो सब जान चुका था और इसे पता चल चुका था कि अब उसका यहाँ रुकना ठीक नहीं है, तो वो भी वहाँ से भाग गया। पर उसकी सिगरेट की डिब्बी वहीं गिर गई, जो मुझे पहले ही दिन पेड़ के पास सबूत ढूंढने पर मिल गई थी। और मैंने सभी दुकानदारों से एक लिस्ट बनवाई जिसमें उन्हीं के नाम हैं जो वो सिगरेट देते हैं, और कुणाल का नाम उसमें सबसे आगे है। फिर मैं अकेले जतिन से मिलने से पहले कुणाल से मिला, जो कानून से छूट कर बैठा था, मगर वो मुझसे छिप नहीं पाया। मैंने जब ये बताया कि मैं सरपंच का बेटा हूँ तो उसने मुझ पर हमला कर दिया, मगर कुछ देर बाद वो मेरे काबू में आ गया। फिर उसने मुझे बताया कि खूनी और कोई नहीं बल्कि सरपंच है, और साथ ही उसका भाई रामदेव है। पहले तो मैं सब मानने से इनकार कर रहा था, पर मुझे धीरे धीरे इन पर शक होने लगा। इन्होंने ही अनिल को एक झूठ बोलकर गांव में बुलाया था कि उसके माता पिता बीमार हैं। लेकिन फिर कुणाल ने मुझे बताया कि इन दोनों के साथ कोई और भी था जिसे वो नहीं जानता, लेकिन सामने आने पर वो उसे भी पहचान लेगा। फिर मैंने कुछ दिनों के लिए कुणाल को किसी महफूज जगह पर छिपा दिया। रामू से लेने गया है, वो आता ही होगा। फिर ये भी पता चल जाएगा कि तुम्हारे साथ वो तीसरा मुजरिम कौन है, अक्षय ने कहा। लेकिन इन्होंने अनिल और जतिन को क्यों मारा, सोलंकी ने कहा। हाँ यार, ये तो यही बता सकते हैं, सरपंच ने हंसते हुए कहा। अनिल उसी परिवार का बच्चा था जिसकी बलि मला के हाथों अधूरी रह गई थी, और जतिन उस परिवार का जिसने बताया था कि मला बच्चों को उठाकर ले जाता है। और तुम्हें तो पता ही है कि मैं तुम्हें क्यों मारना चाहता था, सोलंकी ने कहा। आप मुझे पहले ही मार सकते थे, फिर क्यों आपने मुझे जिंदा रखा, सरपंच ने कहा। बकरे को बलि से पहले तैयार करना पड़ता है, तुम्हें पता है आज अमावस्या की रात है। इसी दिन मेरे पिता मला को तुम्हारे नाना और गांव वालों ने मौत के घाट उतार दिया था। मैं आज तुम्हें मार कर उनकी बलि पूरी करता। अफसोस, आप इसमें नाकाम हुए। सरपंच सोलंकी की ओर देखता हुआ हंसता है और कहता है, मला की बलि कभी टल नहीं सकती सोलंकी। और सरपंच अक्षय की पिस्तौल छीन लेता है और सबकी ओर तान देता है। ये क्या कर रहे हो आप बच नहीं सकते और ना ही यहाँ से भाग सकते, सरपंच कहता है। कौन कहता है मैं भागने वाला हूँ? जैसे सोलंकी को बुलाने के लिए रामदेव का बलिदान देना पड़ा, उसी तरह मुझे भी बलिदान देना होगा। फिर वो उस पिस्तौल को अपने माथे पर रख लेता है। सोलंकी कहता है, ये आप क्या कर रहे हो पिताजी? आप मुझे मारना चाहते हो ना, तो मार दो और मला की बलि को पूरा करो, सरपंच कहता है। तुम अब भी मुझे अपना बाप मानते हो, लेकिन मैं तुम्हें अपना बेटा नहीं मानता। बलि बंदूक की गोली से नहीं, तेजदार हथियार से दी जाती है। अब तुम्हारी बलि मैं नहीं, मेरा बेटा देगा। और ये कहकर सरपंच अपने आप को गोली मार लेता है। सरपंच का खून सोलंकी के चेहरे पर आकर लगता है। पूरे पुलिस स्टेशन में सन्नाटा छा जाता है कि तभी सोलंकी के फ़ोन की रिंग बजती है। सोलंकी सदमे में था। उसका फ़ोन उसके मामा उठाते हैं और घी से बात करते हैं। फिर वो सोलंकी के पास आता है और कहता है, रामू का फ़ोन था, उसे वहाँ कुणाल नहीं, कुणाल की लाश मिली है। फिर सोलंकी के पास अक्षय आता है और कहता है, सोलंकी तुम घर जाओ, हमें बॉडी को अपने पास रखना होगा और मैं कुणाल की लाश की जांच करके आता हूँ। सोलंकी अपने घर चला जाता है। कुछ देर बाद रामू भी घर पहुँच जाता है और देखता है कि घर में सन्नाटा छाया हुआ है। उसे सोलंकी के मामा दिखाई देते हैं। सर कहाँ है? मामा कहते हैं, अपने कमरे में।
सोलंकी अपने कमरे में आईने के सामने अपने चेहरे का खून साफ कर रहा था। रामू उसके पास जाता है और कहता है, आप ठीक तो है ना सर? सर धैर्य रखिए, मुझे पता चला कि वो आपके पिताजी नहीं थे। आप फिर भी इतने गम में हैं। आप ये सोच कर देखिए कि उसे कैसा लग रहा होगा जिसके वो पिता थे। ये सुनकर सोलंकी के हाथ रुक जाते हैं और वो पीछे मुड़ता है और देखता है कि रामू के हाथ में एक खंजर है। सोलंकी कुछ कहता उससे पहले ही रामू सोलंकी का गला काट देता है। सोलंकी ज़मीन पर गिर जाता है। फिर रामू दीवार पर लगी घड़ी को देखता है जिसमें 12 बजने में 1 मिनट बाकी थी और कहता है, मला की बलि कभी टल नहीं सकती। रामू उसी लड़की का बेटा था जिसे सरपंच प्यार करता था, लेकिन वो किसी को बता ना सका। लेकिन उसे कभी अपने से दूर भी नहीं किया और रामू के बड़े होने पर उसे भी अपने मकसद में शामिल कर लिया और सोलंकी के साथ रहने को कहा। अनिल के खून के वक्त वो तीसरा मुजरिम रामू था जो शहर से गांव आया और फिर शहर लौट गया। जब सोलंकी ने रामू को ये बताया कि कुणाल तीनों खूनियों को जानता है, तो उसने कुणाल को भी मार दिया। मुझे पता है आपको इस कहानी का अंत थोड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन हर कहानी में जीत हमेशा हीरो की नहीं होती और कभी भी किसी कहानी का अंत नहीं होता। क्या पता ये कहानी अभी भी अधूरी हो। 12 साल का अजय नैनीताल के पहाड़ों के एक छोटे से गांव में रहता है। वो रोज़ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए अपनी दादी के पहाड़ों के ऊपर तक जाता था। और ऐसे ही रोज़ की तरह एक दिन अजय अपनी दादी के साथ अपनी बकरियों को घास चराने के लिए गया था। उसके बाद उसने और उसकी दादी ने सभी बकरियों को घास चराने के लिए वही जंगल में छोड़ दिया और दोनों खुद एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। वहाँ बैठे बैठे अभी उन्हें थोड़ा ही समय हुआ होगा, तभी अजय ने अपनी दादी से कहा, दादी कोई कहानी सुनाओ ना। फिर अजय की दादी ने कहा, नहीं अजय, अभी नहीं, अभी मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर उसके बाद सुनाऊंगी। पर अजय ने फिर जिद करते हुए कहा, नहीं दादी, मुझे अभी सुनाओ, मुझे अभी ही सुनने का मन है। अजय की इस बार कहने पर अजय की दादी कहानी सुनाने का मन बना चुकी थी, क्योंकि दादा या दादी से अपने पोते या पोती की बात ज़्यादा देर तक टाली नहीं जा सकती। इसलिए अजय की दादी ने कहा, अच्छा चलो बताओ, कौन सी कहानी सुनोगे तुम? फिर अजय ने खुश होते हुए कहा, दादी भूत वाली, पर दादी वो कहानी असली होनी चाहिए। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा चलो सुनाती हूँ। ये बात इसी पहाड़ की है। इस पहाड़ के ऊपर जो पुराना खंडर है उसकी बात है ये। तभी अपनी दादी की बात बीच में काटते हुए अजय ने कहा, पर दादी वो खंडर किसने बनवाया है? फिर अजय की दादी ने कहा, ये तो पता नहीं बेटा, पर कहते हैं वो खंडर लगभग 200 साल पुराना है। और लोग ये भी कहते हैं कि उस खंडर में पहले एक परिवार रहा करता था, पर एक दिन पता नहीं कैसे उनके घर में आग लग गई और उस घर के सब लोग जलकर मर गए। तभी अजय ने अपनी दादी को फिर से टोका और कहा, पर दादी उस घर में आग कैसे लगी थी? फिर अजय की दादी ने कहा, अरे बताती हूँ बताती हूँ, तू मुझे बोलने ही कहाँ दे रहा है? फिर अजय ने कहा, चलो दादी, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूँगा। फिर अजय की दादी ने
हल्का सा मुस्कुराया और कहा, बेटा ये भी नहीं पता, अगर कुछ लोग कहते हैं कि किसी ने रात में उस घर में आग लगा दी और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई वहाँ से बाहर ना निकल पाए। और फिर उस घटना के बाद कई लोगों ने उस खंडर के पास एकदम से जले हुए वहाँ पर लोगों को घूमते हुए देखा और उनको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर में किसी ने आग लगा रखी हो। तभी अजय ने फिर अपनी दादी की बात बीच में काटते हुए कहा, दादी किसी ऐसे इंसान की बात बताओ जिसने उन लोगों को देखा और उसके साथ जो हुआ वो उसने सबको बताया। फिर अजय की दादी ने कहा, मैं अभी उसी घटना को बताने जा रही थी। मैंने पहले तुम्हें ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि तुम्हें ये कहानी सही से समझ आ जाए। फिर अजय की दादी ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, ये बात लगभग आज से 5 साल पहले की होगी। अपने इसी गांव में एक राहुल नाम का लड़का रहता था। उस समय राहुल की उम्र लगभग 18 साल रही होगी और वो भी इस पहाड़ में रोज़ अपनी बकरियां चराने के लिए आता था। ऐसे ही एक दिन रोज़ की तरह वो अपनी बकरियों को चराने के बाद जब उन्हें घर वापस ले जाने लगा तो उसे उसकी 3 बकरियां वहाँ पर नहीं मिली। पर उसे उसकी वो 3 बकरियां कहीं दिख भी नहीं रही थीं। पर वो लगातार अपनी बकरियों को ढूंढते हुए पहाड़ के ऊपर की तरफ चले जा रहा था। तभी उसे अपनी एक बकरी दिखती है। उसके बाद वो तुरंत भागता हुआ अपनी उस बकरी के पास जाता है और वो अपनी उस बकरी को डंडे से मार के नीचे की तरफ भगा देता है। उसके बाद वो सोचता है कि उसकी एक बकरी यहाँ है तो मतलब यही होगा कि बाकी की 2 बकरियाँ भी यही होंगी या फिर और ऊपर की तरफ होंगी। यही सोचकर पहले तो राहुल अपनी बकरियों को इधर उधर जाकर ढूंढता है, पर उसे जब उसकी बकरी वहाँ कहीं दिखाई नहीं देती तो वो सीधा ऊपर की तरफ जाने लगता है। वो ऊपर की तरफ जा तो रहा था पर उसे थोड़ा डर भी लग रहा था क्योंकि उस खंडर के बारे में पूरे गांव को पता था कि वो खंडर कितना भयानक है। पर राहुल एक निडर लड़का था, इसलिए वो अपनी बस 2 बकरियों के लिए वहाँ जा रहा था जहाँ जाने से पूरा गांव को डर लगता था। राहुल ऊपर की तरफ लगातार चले जा रहा था पर उसे उसकी 2 बकरियां कहीं नज़र नहीं आ रही थी और वो चलते चलते उसी खंडर के पास जा पहुंचा तो उसे उस खंडर के पास ऐसी आवाज़ सुनाई दे रही थी जैसे कोई उस खंडर के अंदर हो और वो इधर उधर चल रहा हो। राहुल वहीं एक जगह पर खड़ा होकर वो सारी आवाज़ें बड़े ध्यान से सुन रहा था और यही सोच रहा था कि कोई तो है जो इस पहाड़ की तरफ आता है, क्योंकि उसके गांव के लोग तो वहाँ पर जाते नहीं थे। तो उसे लगा कि ये किसकी आवाज़ है। आवाज़ सुनकर राहुल थोड़ा डर भी गया था पर वो वहाँ से भागा नहीं क्योंकि उसे ये भी लग रहा था कि शायद इसके अंदर ही उसकी बकरियां हो और आवाज़ उनके ही चलने की हो। वहीं पर खड़े खड़े यही सब सोच रहा था वो, तभी उस खंडर के अंदर से उसकी एक बकरी बाहर आती है। राहुल जैसे ही अपनी उस बकरी को देखता है तो वो तुरंत अपनी उस बकरी के पास भागता हुआ जाता है और उसको भी अपनी डंडी से मारकर नीचे की तरफ भगा देता है। उसने जैसे ही अपनी उस बकरी को नीचे की तरफ भगाकर पीछे की तरफ घूमा तभी उसे फिर से खंडर के अंदर से वैसी ही आवाज़ आने लगती है। आवाज़ सुनकर राहुल सोचता है कि पक्का उसकी दूसरी बकरी भी अंदर ही हो। यही सोचकर वो जैसे ही उस खंडर के अंदर आता है तो उसने जो देखा उसे देखकर राहुल के अंदर का खून बर्फ़ से भी ठंडा हो जाता है क्योंकि उसने देखा कि उस खंडर के अंदर एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके पूरे शरीर में अभी भी आग जल रही हो। उसको देखने के बाद राहुल तुरंत जैसे ही पीछे भागने को हुआ तभी उसका पैर किसी चीज़ से टकरा जाता है और वो सीधा मुंह के बल नीचे ज़मीन पर बड़ी तेज़ी से गिरता है। उसके बाद राहुल जैसे ही फिर से उठा तो उसने देखा
अब वो जली हुई औरत जिसके शरीर में आग जल रही थी, वो औरत अब वहाँ कहीं नहीं थी। पर जहाँ अभी थोड़ी ही देर पहले वो औरत थी, पर अब वहाँ उसकी जगह पर राहुल की तीसरी बकरी खड़ी हुई थी। पहले तो राहुल ने सोचा क्या पता उसको कोई वहम होगा, क्योंकि उसने भी इस खंडर के बारे में जो भी सुना था वही सब उसके दिमाग में जब चल रहा था, जब वो यहाँ जा रहा था। इसलिए वो यही सोच रहा था कि ज़रूर वो उसके दिमाग का कोई वहम ही होगा। पर अभी भी उसे उस खंडर में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। इसलिए वो जहाँ पर खड़ा था वहीं से अपनी बकरी को आवाज़ दे रहा था। पर हैरानी की बात तो ये थी कि उस खंडर के अंदर ना तो कोई घास थी और ना कोई झाड़ी। फिर भी वो बकरी खंडर में एक जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे किसी ने उसे एक जगह पर जमा दिया हो। काफ़ी देर तक राहुल ने अपनी बकरी को वहीं से आवाज़ लगाई, पर शायद उसकी आवाज़ उसकी बकरी तक पहुंच नहीं रही थी। पर यह कैसे हो सकता है कि उसकी आवाज़ उसकी बकरी तक नहीं जा रही थी, क्योंकि राहुल अपनी बकरी से मुश्किल 4 से 5 मीटर की दूरी पर था। उसके बाद राहुल ने फिर थोड़ी हिम्मत करी और भगवान का नाम लेकर खंडर के अंदर जाने लगा। जैसे जैसे खंडर के अंदर जा रहा था वो, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके बाद राहुल जैसे ही अपनी बकरी के पास पहुंचा तो वो अपनी बकरी को डंडे से मारकर खंडर से बाहर भगाने की कोशिश करने लगा। पर पता नहीं क्यों उस समय उसकी बकरी को क्या हो गया था कि उसके बार बार डंडे मारने पर भी वो बकरी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी। पर राहुल ने तब भी हार नहीं मानी और उसके बाद राहुल ने अपना डंडा नीचे रखा और अपने दोनों हाथों से बकरी को धक्का देकर ले जाने की कोशिश करने लगा। पर उसकी पूरी जान से धक्का देने के बाद भी वो बकरी अपनी जगह से जरा भी नहीं हिल रही थी। राहुल अपनी बकरी को धक्का ही दे रहा था, तभी उसे उसके पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। आवाज़ सुनकर राहुल एक झटके से पीछे मुड़ा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके अंदर एक डर का बवंडर सा बनने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके उसके एकदम पीछे एक पूरा जला हुआ आदमी खड़ा था और उस आदमी के शरीर में आग जल रही थी। राहुल ने जैसे ही उस आदमी को देखा, वो तुरंत अपनी बकरी को वहीं छोड़कर खंडर से बाहर की तरफ भागने लगा। तभी राहुल भागते भागते एकटक रुक जाता है, क्योंकि उसने देखा खंडर के गेट के पास वही चली हुई औरत खड़ी थी जो उसे यहाँ आते देख रही थी, और समय भी उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। उसके बाद वो औरत और वो आदमी राहुल की एक और बढ़ने लगे। अजय की दादी अजय को कहानी सुना ही रही थी। तभी एकदम से वहाँ बड़ी तेज बारिश होने लगती है। तभी अजय की दादी अजय से बोलती है, अजय जल्दी जल्दी सारी बकरियों को ढूंढो और उन्हें जल्दी जल्दी घर लेकर जाओ। फिर अजय ने कहा, पर दादी कहानी? फिर अजय की दादी ने कहा, बेटा पहले सारी बकरियों को घर ले चल, फिर बाद में बाकी कहानी सुनाऊंगी। उसके बाद अजय और अजय की दादी सारी बकरियों को ढूंढकर घर ले गए। और फिर शाम को जब अजय के घर के सभी लोग खाना पीना कर सोने गए, तभी अजय तुरंत अपनी दादी के पास गया और बोला, दादी बाकी की कहानी? फिर अजय की दादी ने हल्का सा मुस्कुराया और कहा, हाँ बैठ। अजय मैं अभी यही कह रही थी कि तू अभी तक कहानी सुनने नहीं आया, कहीं तू सो तो नहीं गया? अच्छा वैसे मैं कहानी में कहाँ थी? फिर अजय ने कहा, अरे दादी जब वो औरत और वो आदमी राहुल के पास आ रहे थे तभी तो आपने कहानी रोक दी थी। फिर अजय की दादी ने कहा, हाँ तो आगे सुन।
उस जली हुई औरत और उस जले हुए आदमी को अपनी ओर बढ़ते देखकर राहुल के दिल की धड़कन अपने दोगुनी रफ्तार में हो गई। और उसके बाद वो जली हुई औरत और वो जला हुआ आदमी राहुल के एकदम पास आकर रुक गए। और तभी उस औरत ने राहुल का एक हाथ पकड़ लिया। पर उस औरत ने जैसे ही राहुल के हाथ को पकड़ा तो राहुल को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में किसी ने आग लगा दी हो। उसके बाद राहुल ने जैसे ही अपने हाथ की ओर देखा तो उसके मुंह से बड़ी जोर की चीख निकली, क्योंकि उस औरत ने जिस जगह से राहुल का हाथ पकड़ा था उस जगह से राहुल का पूरा हाथ जल चुका था। उसके बाद राहुल ने फिर से अपने सर को ऊपर करके देखा तो वो औरत, वो आदमी अब वहाँ नहीं थे। और उन्हें वहाँ देखकर राहुल तुरंत वहाँ से अपने घर की ओर भागा। उसके बाद राहुल जैसे तैसे करके अपने घर पहुँचा तो उसने सारी बात वहाँ के गांव वालों को बताई कि उसके साथ क्या क्या बीता। फिर अजय की दादी ने कहा, अब पता चला मैं तुम्हें वहाँ जाने से हमेशा क्यों मना करती हूँ। चलो अब बहुत रात हो गई है, जाओ अपने बिस्तर पर जाकर सो जाओ। उसके बाद अजय अपने बिस्तर पर वापस आकर लेट गया। पर वो अब भी लेटे लेटे बस यही सोच रहा था कि कल तो उसकी दादी उसके साथ बकरियां चराने तो जाएंगी नहीं, क्योंकि उन्हें कल कहीं जाना है। पर मैं तो जाऊंगा और मैं कल उस खंडर को देख कर भी आऊँगा। और यही सब सोचते हुए अजय सो जाता है। और अगले दिन सुबह उठते ही अजय सबसे पहले फ्रेश होता है। फिर नाश्ता वाश्ता करने के बाद अजय सीधा जाकर अपनी बकरियों को खोलने के बाद उसने अपने घर में बताया कि वो बकरियां चराने जा रहा है। उसके बाद वो जा रहा था, तभी उसकी दादी ने पीछे से आवाज़ लगाई और कहा, अजय सुनो ज़रा। अपनी दादी की आवाज़ सुनकर अजय पीछे मुड़ा और बोला, हाँ दादी बोलिए। फिर अजय की दादी ने कहा, अजय पहाड़ के ज़्यादा ऊपर की तरफ मत जाना, जहाँ हम रोज़ बकरियां चराते हैं बस वहीं पर जाना। उसके बाद अजय ने कहा, हाँ हाँ दादी मुझे पता है। इतना बोलकर अजय मन ही मन सोचता है, मैं आज उस खंडर को तो देख कर आऊँगा, कौन सा दादी को पता चल जाएगा। और उसके बाद जैसे ही अजय घर से बाहर जाने को हुआ तभी अजय की मम्मी ने आवाज़ मारी और कहा, अजय तू अकेले संभाल तो लेगा ना बकरियों को। फिर अजय ने कहा, अरे मम्मी अब मैं बड़ा हो गया हूँ और दादी से भी पूछ लो, अब रोज़ मैं ही बकरियाँ चराता हूँ। फिर अजय की दादी ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहा, अरे बहू तू मेरे अजय को अभी छोटा समझती है क्या, अब मेरा अजय बड़ा हो गया है। उसकी दादी के इतना बोलने के बाद अजय अपने घर से बकरियां लेकर निकलता है। और उसके बाद थोड़ी ही देर में अजय वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वो और उसकी दादी रोज़ बकरियां चराते थे। वहाँ पहुँचकर अपनी बकरी को वहाँ चरने के लिए छोड़कर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाने लगता है जहाँ वो खंडर है। और चलते चलते थोड़ी ही देर में अजय पहाड़ के इतनी ऊपर की तरफ आ गया था जहाँ से वो खंडर अजय को दिखने लगा था। अजय उस खंडर को देखकर बोलता है, अरे दादी सच्ची कहती थी, ये खंडर देखने में तो काफ़ी भयानक है। पहले तो अजय दूर से ही खड़े होकर उस खंडर को देख रहा था और काफ़ी देर तक दूर से ही खंडर को देखने के बाद अजय ने कहा, चलो एक बार इस खंडर को अंदर से देख कर आता हूँ। इतना बोलकर अजय उस खंडर की तरफ जाने लगा। वो खंडर देखने में बड़ा ही पुराना और बड़ा ही भयानक लग रहा था और देखने में भी ऐसा लग रहा था कि कोई इस तरफ सालों से ना आया हो। कहते हैं बच्चों को जो चीज़ करने का मना करी जाती है बच्चे सबसे पहले वही चीज़ करते हैं। ऐसा ही कुछ अजय के साथ था। अजय की दादी भी अजय को हमेशा इस तरफ आने से मना करती थी,
पर अजय को ना जाने ऐसा क्या देखने का मन कर रहा था उस खंडर में, जो वो अकेले ही उस खंडर में जा रहा था। और उसके बाद जैसे ही अजय खंडर के पास पहुंचा, तभी अचानक से उस खंडर के गेट के पास एक कुत्ता आ गया और अजय को देखकर बड़ी तेज तेज भौंकने लगा। पहले तो ये अजय देखकर काफ़ी डर गया था, पर अजय रोज़ इस जंगल में आता था और उसकी दादी ने भी उसे जानवरों से बचना सिखा दिया था और ये भी सिखा दिया था कि जानवरों को कैसे भगाएं। उसके बाद अजय ने अपने हाथ में जो डंडा लिया हुआ था उस डंडे को हवा में ही घुमाने लगता है और थोड़ी देर डंडे को हवा में घुमाने के बाद अजय ने एकदम से डंडा कुत्ते के मुंह के पास लाकर रोक दिया। और ये देखकर वो कुत्ता वहाँ स्वागत तुरंत डर के मारे भाग गया। उस कुत्ते के भागते ही अजय फिर से खंडर के अंदर जाने लगता है। काश अजय उस कुत्ते के आने की वजह से वहीं से वापस नीचे की तरफ चला जाता और उस खंडर के अंदर नहीं जाता। उसके बाद अजय उस खंडर के अंदर पहुंचकर खंडर के हर एक कमरे में घूमने लगता है और पूरे खंडर में घूमने के बाद अजय जैसे ही बाहर जाने को होता है, तभी उसने जो देखा उसे देखकर अजय डर से पूरी तरह से कांपने लगा, क्योंकि उसने देखा उसके सामने एक पूरी जली हुई औरत खड़ी थी और उस औरत के शरीर में आग जल रही थी। अजय उस औरत को देखकर एक जगह पर खड़े खड़े डर रहा था। तभी वो जली हुई औरत धीरे धीरे अजय की तरफ आने लगी। जैसे जैसे वो औरत आने लग रही थी, वैसे वैसे अजय पीछे की तरफ होता जा रहा था और पीछे होते होते अजय पीछे दीवार से चिपक जाता है और उसके बाद वो जली हुई औरत अजय के एकदम पास खड़ी हो जाती है और वो अपना हाथ अजय की ओर ला ही रही थी। तभी उस औरत का हाथ कोई पकड़ लेता है। अजय जैसे ही देखता है कि किसने उस औरत का हाथ पकड़ा, तो उसने देखा एक छोटा सा लड़का, पर वो भी जला हुआ और उसके शरीर में आग जल रही थी। उसने ही उस औरत का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बच्चा अजय को बचाना चाह रहा हो। उसके थोड़ी देर बाद वो औरत और वो बच्चा वहाँ से गायब हो गए और उसके बाद अजय तुरंत उस खंडर से निकलकर भाग गया और उस घटना के बाद फिर कभी अजय खंडर की तरफ वापस नहीं आया। मेरा नाम एनी है और मैं अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ। मेरी फैमिली में मेरी अम्मी और मेरे अब्बू रहते हैं। हमें एक रेंट पर घर चाहिए। अब्बू के बहुत ढूंढने के बावजूद उन्हें कोई घर रेंट पर नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक घर किराए पर मिला। हम रात को अपना सामान लेकर वहीं जा रहे थे। वो घर शहर से थोड़ा दूर था। अब हम वहाँ पहुँच चुके थे। मैंने कार से उतरकर देखा, वो घर थोड़ा पुराना था। वहाँ आसपास काफ़ी पेड़ थे और वहाँ कुछ ही घर थे। मेरी नज़र उस घर पर गई जो हमारे घर के बराबर में ही था। मैंने अम्मी से कहा, अम्मी वो घर किसका होगा? अम्मी बोली, पता नहीं, पर देखने से तो लग रहा है यहाँ पर कोई रहता नहीं है। अम्मी ये जगह आपको अजीब नहीं लग रही? आपको भी यही घर लेना था क्या? और देखो ना, ये घर बहुत अजीब लग रहा है। ओहो, कम ऑन एनी, हमें इस घर में थोड़ी रहना है, हमें तो उस घर में रहना है। तो फिर दिक्कत क्या है? पता नहीं क्यों मुझे ये घर बहुत अजीब लग रहा था। मेरी नज़र बार बार उस घर के ऊपर उसकी विंडो पर जा रही थी। मैं अंदर आ गई और अम्मी अब्बू के साथ सामान सेटल करवाने में मदद करने लगी। रात के 11 बज चुके थे। अम्मी अब्बू का रूम नीचे और मेरा रूम ऊपर था। मेरी रूम की विंडो से वो रूम साफ साफ दिखाई दे रहा था। मुझे डर लगने लगा। वैसे तो मैं डरने वाली लड़की थी नहीं,
लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगने लगा था। मैं उठी और नीचे गई। मैं अम्मी का रूम नॉक करते हुए बोली, अम्मी अम्मी, उठे अम्मी, दरवाज़ा खोले। अम्मी ने दरवाज़ा खोला और बोली, उफ, क्या है एनी, तुम अभी तक सोई नहीं? अम्मी, मुझे मेरा रूम अच्छा नहीं लगा। मेरे रूम में उस खाली घर का रूम दिख रहा है। मुझे कोई दूसरा रूम दे दे। एनी, तुम मुझे गुस्सा दिला रही हो। ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी कि तुम्हें अपना रूम पसंद नहीं आया। तुम्हें पता है ना, इतना ढूंढने के बाद तुम्हारे अब्बू को एक घर मिला है। वो पहले से ही काफ़ी परेशान है। तुम ऐसी बातें करके मज़ीद उनकी परेशानियां बढ़ाना चाहती हो। जाओ, जाकर सो जाओ, सुबह स्कूल भी जाना है। मैं अपने रूम में वापस आ गई और लेट गई। 15 मिनट तक मैं उस कमरे को घूरती रही, फिर करवट बदल कर सो गई। अगले दिन स्कूल से आने के बाद मैं बहुत थक गई थी। मैं अपने रूम में आकर सो गई। शाम को मेरी आँख खुली। मैं ऐसे ही लेटकर उस कमरे की विंडो को देखती रही। फिर अचानक से उस रूम की लाइट जलने लगी और बुझने लगी। मैं एकदम उठकर खड़ी हो गई। मैंने अपनी रूम की विंडो के पास जाकर उस रूम को गौर से देखा, तो मैंने वहाँ पर अपने आप को देखा। मैं एकदम पीछे हो गई। वो मेरी तरफ ही देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे कुछ बोलना चाहती हो। मैं बहुत घबरा गई थी। मैं जल्दी से भागकर नीचे गई और अम्मी को बुलाकर लाई। अम्मी देखिए, मैंने कहा था ना, पर आपको मेरी बात माननी कहाँ है। वो अम्मी को ऊपर लेके आई और जब अम्मी ने ऊपर देखा तो उन्हें वहाँ कुछ नज़र नहीं आया। उन्होंने एनी से कहा, कहाँ है एनी? कुछ भी तो नहीं है। ज़रूर तुम्हारा वहम हुआ होगा। सुनो एनी, तुम इस बारे में ज़्यादा मत सोचो। तुम परेशान हो जाओगी और इससे तुम्हारे दिल और दिमाग में एक ही बात घूमने लगेगी। हाँ अम्मी, ठीक है। चलो एनी, अब मेरे साथ काम में थोड़ी हेल्प करवाओ। मैं अम्मी के साथ नीचे चली गई। रात को गई थी। हम अब्बू का इंतज़ार कर रहे थे। अब्बू को घर आने में देर हो गई थी। 10 से 12 बज चुके थे। अम्मी बार बार पापा को फ़ोन कर रही थी, लेकिन पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे। ये पहली बार था जो पापा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, वरना पापा फ़ौरन फ़ोन उठा लेते थे। 12 बजे अचानक से बेल बजी। मैं बहुत डर गई। अम्मी ने दरवाज़ा खोला तो सामने पापा थे। मुझे बहुत गुस्सा भी आया। अम्मी ने पापा से पूछा, फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे तुम? पापा बोले, सॉरी, तुम लोग मेरी वजह से परेशान हो गए। मेरा फ़ोन बंद हो गया था, इसलिए नहीं उठा पाया। फिर हम लोग डिनर करके अपने अपने रूम में चले गए। अपने रूम में जाकर सो गए, लेकिन मेरी आँख थोड़ी देर बाद खुली। मुझे अजीब सा लग रहा था। मैंने उठकर लाइट खोली। मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैं विंडो की तरफ जाकर बैठ गई। मैं कुछ देर ऐसे ही बैठी रही, फिर वहीं पर सो गई। सुबह मुझे मम्मी उठाने आई। अरे एनी, तुम यहाँ क्यों सो रही हो? अम्मी, मैं आज स्कूल नहीं जाऊँगी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी ने मेरा माथा छू कर देखा। अरे एनी, तुम्हें तो बहुत तेज़ बुखार है। तुम आराम करो, अभी स्कूल मत जाओ। ऐसे ही शाम हो गई। मैं आज पूरा दिन अपने रूम में ही थी। मेरा ध्यान विंडो की तरफ गया। वो विंडो खुली हुई थी। मैं डिनर करने नीचे गई। मैं जाकर बैठ गई। आज पापा कुछ अजीब अजीब से थे। वो बिल्कुल शांत थे। उनका मुंह नीचे की तरफ था। अम्मी खाना लगा चुकी थी। हम सब खाना खाने लगे। पापा के खाने का तरीका बहुत अलग था। वो इंसान की तरह खाने का तरीका तो बिल्कुल नहीं था। अब पापा का व्यवहार बहुत अलग होता जा रहा था। जब मम्मी ने इस चीज़ को नोटिस किया तो वो सोच में पड़ गई। अब्बू एकदम से खड़े हो गए और वो छुरी लेकर अपने रूम में चले गए और अंदर से अंदर दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं और अम्मी
बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। अम्मी ने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा खुला नहीं। अम्मी बार बार अब्बू को आवाज़ लगा रही थी, लेकिन अंदर से अब्बू का कोई जवाब नहीं आया। मैं रोने लगी। फिर खुद ब खुद दरवाज़ा खुला तो हमने देखा अब्बू बेड पर थे और बेडशीट खून से लहूलुहान थी। मेरी चीख निकल गई। अम्मी ने जल्दी से मुझे अपने सीने से लगाकर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। मेरे आंसू लगातार बहे जा रहे थे। इस उम्र में तुम्हारे सामने ये सब होना कोई नॉर्मल बात नहीं, और मैं सिर्फ 14 साल की थी। सुबह 6:30 पर हमारा घर रिश्तेदारों से भरा हुआ था। मेरे अब्बू दफन हो चुके थे। मेरी अम्मी एक कोने में बैठी थी। उन्हें बहुत बड़ा सदमा लगा था। मैं अपने नानी के पास बैठी रो रही थी। शाम के समय सब रिश्तेदार अपने घर जा चुके थे। अम्मी की रो रो कर हालत ख़राब हो चुकी थी, इसलिए उन्हें दवाइयाँ दी जा रही थी। मैं, नानी और अम्मी ही बचे थे घर पर। नानी ने खाना बनाकर मुझे खिलाया और फिर अम्मी के रूम में उन्हें खाना और दवाइयाँ देने गई। अम्मी खाना और दवाइयाँ देकर नानी मेरे साथ मेरे रूम में आ गई और वहीं पर सो गई। अगली सुबह मैं स्कूल नहीं गई थी, क्योंकि अम्मी की देखभाल भी करनी थी और नानी अकेले घर का काम, खाना बनाना, अम्मी का ध्यान, ये सब नहीं कर सकती थी। इसलिए मैंने स्कूल से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली थी। अम्मी ऐसा ही पूरे दिन रूम में अकेली रहती थी। रोज़ मैं अम्मी को कैसे भी करके खाना खिलाती और दवाइयाँ देकर आती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अम्मी की तबीयत में सुधार नहीं आया। अम्मी अपने रूम में रहती थी और ना ही किसी से बात करती थी। अम्मी सिर्फ मुझसे ही घंटों घंटों बात करती थी। जब मैं उन्हें उनके रूम में खाना देकर आती थी, अम्मी नानी तक से बात नहीं करती थी। एक दिन मैं अम्मी को दवाइयाँ देने गई तो मैंने देखा कि अम्मी के बाल खुले हुए थे और वो बेड के कोने में दीवार की तरफ मुंह करके बैठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी से बातें कर रही हों। मैं दरवाजे पर ही रुक गई और वहीं से बोली, अम्मी। अम्मी ने वैसे ही बैठे बैठे मुड़कर देखा। मैं बिल्कुल हैरान रह गई, क्योंकि अम्मी का चेहरा बिल्कुल बदला हुआ था। वो अम्मी का चेहरा था ही नहीं, वो मेरी अम्मी थी ही नहीं। उनका चेहरा बदला हुआ था, जैसे ये मेरी अम्मी ना हो, कोई और हो। अम्मी ने वैसे ही बैठे बैठे मुड़कर देखा तो मैं हैरान हो गई थी, लेकिन फिर भी मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मेरे हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन मैंने ये जाहिर होने नहीं दिया। मैं बहुत हिम्मत करके बोली, अम्मी, दवाइयाँ लाई हूँ। अम्मी वैसे ही मुझे देखती रहीं। मैं दवाइयाँ टेबल पे रख के चली गई। मैं अपने रूम में आकर रुकी। मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। मैं रोने लगी। मैंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि मेरे रोने की आवाज़ बाहर तक ना जाए। इस बीच मेरी नज़र सामने घर की विंडो पर गई। उसमें मुझे मेरे अब्बू की छवि दिखाई दी। फिर ना जाने क्यों अचानक से मेरा डर ख़त्म हो गया। मैं बहुत हिम्मत करके खड़ी हुई। इतने में वो छवि गायब हो चुकी थी। मैं इतना तो समझ चुकी थी कि ये सब जो हो रहा था उस घर की वजह से हो रहा है। मैं अब किसी भी तरह इस घर से निकलना चाहती थी। मैं जब अगले दिन नीचे गई तो नानी ने मुझसे कहा, मुझे अम्मी बुला रही हैं। ये सुनकर मैं घबरा गई कि अम्मी मुझे बुला रही हैं। मैंने कल जो देखा था वो किसी को नहीं बताया था। मैं बहुत हिम्मत करके अंदर गई। मैंने देखा अम्मी बिल्कुल ठीक थी और वो बेड पर बैठी थी। जब अम्मी ने मुझे देखा तो डोर लॉक करने का इशारा किया। इसमें मैं डर गई। मेरा मन कर रहा था मैं यहाँ से भाग जाऊँ, लेकिन मैं ये कर नहीं सकती थी। मैंने अपने कांपते हाथों से डोर लॉक किया। अम्मी ने मुझे अपने पास बैठने का इशारा किया। मैं अपने लड़खड़ाते पैरों से अम्मी के पास जाकर बैठी
अम्मी ने मुझे देखते ही कहा, मुझे तुम्हारी ये बात बहुत अच्छी लगी कि तुमने कल वाली बात किसी को नहीं बताई। अगर तुम ये बात किसी और को बता देती तो मैं तुम्हें मार देती। ये बात अम्मी ने मुस्कुराते हुए कही। अब मुझे तुम पहले से भी ज़्यादा अच्छी लगने लगी हो, और उसकी वजह ये है कि तुमने जो कल देखा वो किसी को नहीं बताया। मैं चुपचाप बैठी उनकी बातें सुन रही थी। अम्मी ने आगे कहा, अगर रात में तुम्हें किसी भी तरह की आवाज़ें आए तो फज तक बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है? अच्छे से समझ जाओ, फज से पहले बाहर निकली तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं बस कहकर चुप हो गई। अम्मी ने कहा, 10 बजे तक अपने कमरे में चली जाना और फज से पहले बाहर मत निकलना। और ऐसा ही हुआ। 10 बजे मैं अपने रूम में चली गई। मैं उनके इरादे को समझ चुकी थी कि वो नानी को नुकसान पहुंचाने वाली है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। अगर मैं कुछ करने की कोशिश करती तो वो मुझे छोड़ेगी नहीं। मैं अपने रूम में आकर सो गई। मेरी आंख नीचे से आते हुए आवाज़ों से खुली। नीचे से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मैं फ़ौरन खड़ी हुई और जैसे ही मैं दरवाज़ा खोलने वाली थी, मुझे अम्मी की कही बात याद आई। मैं वहीं रुक गई। मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गई। मैं चाह कर भी दरवाज़ा नहीं खोल सकती थी। नीचे से मेरी नानी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, जैसे उन्हें कोई बहुत बुरी तरह से मार रहा हो। मैं वही दरवाजे के सहारे बैठकर रोने लगी। अब बस मैं ये आवाज़ें और नहीं सुन सकती थी। मैंने अपने कानों पर हाथ रख लिया। मैं इन सब से थक चुकी थी। मैं इन सब से बहुत परेशान हो चुकी थी। अब मैं किसी भी तरह इन सब से आज़ाद होना चाहती थी। थोड़ी देर बाद वो आवाज़ें आनी बंद हो गई। 6:30 हो रहे थे। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं बाहर जाऊं। मैं वहीं बेड पर लेट गई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। इस वक्त जो मुझ पर बीत रही थी वो सिर्फ मैं ही जानती थी। मैं अब भी कांप रही थी। मुझे डर था कहीं वो ऊपर ना आ जाए, और ऐसा ही हुआ। वो ऊपर आ रही थी। मैं उनके कदमों की आवाज़ को सुन सकती थी। फिर मुझे उनकी आवाज़ आई, एक डरावनी सी आवाज़, सुनो, अब तुम बाहर आ सकती हो। मैं बाहर नहीं जाना चाहती थी, पर पता नहीं क्यों मैं वही करती जा रही थी जो उसने मुझसे कहा था। मैं बाहर आई। वो सामने खड़ी थी। ये वही चेहरा था जो मैंने उस दिन देखा था, वही बदला हुआ चेहरा। और वो खड़ी खड़ी हिल रही थी। उनका हिलना और ज़्यादा बढ़ता जा रहा था। उन्हें देखने से ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ कुछ और ही हो, कोई इंसान नहीं, कोई मखलूक हो, एक ऐसी चीज़ जिसमें कोई जान ना हो। उन्होंने मुझसे कहा, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगी और फिर तुम इस दर्द से आज़ाद हो जाओगी। मेरी अम्मी को तो कुछ नहीं होगा ना? मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। उसने मेरी तरफ चाकू बढ़ाते हुए कहा, लो, और हमेशा के लिए इस दर्द से आज़ाद हो जाओ। बस थोड़ा सा दर्द होगा। मैंने उनकी तरफ देखते हुए वो चाकू लिया, और फिर अब मुझे किसी चीज़ का डर नहीं था। मेरे अब्बू, नानी एक साथ रहते थे, खुशी खुशी। मैं अपनी मम्मी के लिए खुश थी, लेकिन जब मुझे ज़्यादा खुशी होती जब मेरी मम्मी मेरे साथ होती। मेरी जॉब वैसे तो 9 से 5 तक होती है, लेकिन उस दिन काम कुछ ज़्यादा था। तो बॉस ने बोला कि रजत, आज पूरा काम ख़त्म करके ही आज तुम घर जा सकते हो और कल सारी फाइल सबमिट कर देना। अब बॉस का ऑर्डर था, तो मैंने हाँ में सिर हिला दिया और सब फाइल कंप्लीट करने लगा।
काम ख़त्म करते करते कब 1 बज गया मुझे पता ही नहीं चला। अगले दिन संडे था, तो मैंने सोचा कि अब इस समय घर जाना तो ठीक नहीं रहेगा। यहीं अपने कैबिन में आराम से बैठ लेता हूँ या फिर आराम कर लेता हूँ, और सुबह होते ही मैं घर निकल जाऊँगा। कल तो वैसे भी घर ही रहना है। मैंने घर फ़ोन कर दिया कि मैं ऑफिस में ही हूँ और सुबह को घर आऊँगा। शरीर बैठे बैठे बिल्कुल अकड़ गया था, तो मैं अपने चेयर से उठा और इधर उधर टहलने लगा। मैंने खिड़की खोलकर देखा तो बाहर बारिश हो रही है। गहरी काली रात में बिजली के कड़कने की आवाज़ मन में थोड़ा डर भी पैदा कर रही थी। थकान में शरीर चूर हो चुका था, तो मैं कैबिन में अपनी चेयर पर सोने के इरादे से बैठ गया। रात को आँख ना खुले इसलिए मैंने सारी लाइट ऑफ कर दी। अभी आँख लगे थोड़ी देर ही हुए थे कि एक बहुत तेज आवाज़ ने मुझे जगा दिया। मैं चौंक कर उठा। मैंने देखा खिड़की का दरवाज़ा बड़ी तेज़ी से खुला है। मैंने बाहर की तरफ देखा तो बारिश अब भी बड़ी तेज़ी से हो रही थी। मैंने सोचा कि तेज़ हवा की वजह से खुल गया होगा, और मैंने खिड़की बंद करके लॉक कर दी और सोने की कोशिश करने लगा। तभी मेरे कैबिन के लैपटॉप पर मेरी नज़र गई, जो ऑन था। लेकिन ये तो मैंने खुद ही किया था। फिर ये इससे पहले मैं कुछ सोचता कि खिड़की की तरफ से फिर तेज़ी से आवाज़ आई। मैंने जाकर देखा तो ये क्या, खिड़की फिर से खुली हुई है, लेकिन अभी तो मैंने खुद ही बंद करी थी। मेरी धड़कनें तेज़ी से बढ़ने लगी। डर अब मुझ पर हावी होने लगा। मैं कुछ सोच पाता इससे पहले मेरे कैबिन की लाइट खुद जल गई। किसी तरह से मैंने खुद को संभाला और कैबिन तक गया। खुद को समझाने के लिए बोलने लगा कि मैंने सही से ऑफ़ नहीं किया होगा, इसलिए ऑन हो गई। मैंने फिर से खुद पर काबू किया और अपनी चेयर पर बैठ गया। नींद तो अब मुझसे आ नहीं रही थी और काफ़ी दूर कोसों दूर चली गई थी नींद मेरे से। अब तो बस मुझे सुबह होने का इंतज़ार था, ताकि मैं यहाँ से निकल सकूँ। मैं अपनी चेयर पर बैठा था कि तभी मुझे किसी ने पीछे से धक्का दिया और मैं अपनी कुर्सी से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से अपने पीछे मोबाइल की टॉर्च ऑन करके देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मैं पूरी तरह से डर गया। बिजली के कड़कने की आवाज़ें भी अब मेरे दिल में दहशत पैदा कर रही थी। मैं लाइट ऑन करने की कोशिश करने लगा, लेकिन लाइट ऑन नहीं हो रही थी। पूरे ऑफिस में अंधेरा। मैं अपने मोबाइल की टॉर्च जलाकर बाहर खिड़की की तरफ बैठ गया, लेकिन इतने में ही एक तेज चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज उठी। मैं डरी आवाज़ में चिल्लाया, कौन है?" कि तभी मुझे एक गहरा काला साया दिखाई दिया। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करने लगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि किसी ने बड़ी तेज़ी से मुझे पीछे धक्का दिया हो और वो नहीं चाहता हो कि मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊँ। मैं बहुत डर गया था। मन ही मन मैं भगवान को याद करने लगा। मैं मरना नहीं चाहता था, लेकिन मौत मेरे सामने खड़ी थी। मैं मन ही मन सोच रहा था कि किसी तरह यहाँ से निकल जाऊँ। तभी ऑफिस के गेट पर किसी के पैरों की आहट हुई। मेरा डर और बढ़ गया कि तभी डोरबेल बज उठी। मैं बहुत बुरी तरह से डर गया था। मैं डरते डरते पूछा, "कौन है?" बाहर से आवाज़ आई, "अरे रजत, मैं हूँ, अशोक।" ये तो बॉस की आवाज़ है। मेरी जान में जान आई। मैंने तक से डोर खोल दिया। देखा तो बाहर बॉस खड़े हुए थे। बॉस के अंदर आते ही सारी लाइट, जो पहले जलाने से भी नहीं जल रही थी, अपने आप जल गईं। मेरी जान में जान आई। मैंने उनसे पूछा, "सर, आप इस वक्त यहाँ कैसे?" उन्होंने मेरी बात को नज़रअंदाज कर दिया और अपने ऑफिस में चले गए। मैंने सोचा कि शायद उन्हें भी इधर कुछ काम होगा और लेट हो गए होंगे, तो इस वक्त यहाँ आ गए होंगे।
वैसे भी जो बॉस थे वो बहुत देर से निकले थे, तो मेरे मन में यही सवाल गूंज रहा था। मैंने अपने आप को आश्चर्य दिया कि हाँ, सब ठीक है। मैं मन में भगवान का शुक्रिया करने लगा कि कम से कम मैं अकेला तो नहीं हूँ यहाँ। सुबह होने में अभी भी कुछ टाइम बचा था और मेरी आँख कब लग गई मुझे खुद को पता नहीं चला। सुबह होने पर मेरी आँख खुल गई तो मैंने बॉस की ऑफिस की तरफ देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। चले गए होंगे शायद, मैं अपने आप से कहने लगा। मैं घर जाने के लिए बाहर निकला तो एक चीज़ ने मुझे हैरान कर दिया। ऑफिस के बाहर ज़मीन बिल्कुल सूखी हुई थी। पूरी रात बारिश होने के बाद भी आखिर ये कैसे पॉसिबल है। मेरे मन में ये सवाल चल ही रहा था कि एक फ़ोन कॉल ने मेरे पैरों तले ज़मीन खिसका दी। ऑफिस में मेरे साथ काम करने वाले मेरे दोस्त का कॉल आया और हाफते हुए बोला, रजत यार, तुझे पता चला? रात में घर आते समय बॉस की कार के एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मेरे पैरों तले ज़मीन फिसल गई। ये बात सुनकर मैं उनकी एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंचा तो मैंने देखा कि बॉस की बॉडी कार में फंसी हुई थी और उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन उनकी आंखें जैसे ही मुझे देख रही थी। अगर बॉस की कल मौत हो चुकी थी तो फिर वो रात में मेरे साथ कौन था? ये सच्चाई थी या मेरा वहम? बात उस समय की है जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता था। मैं और मेरे दोस्त बहुत शरारती थे। एक दिन हम सभी दोस्त एक स्कूल में खड़े बातें कर रहे थे, तभी रमेश वहाँ आया। यार, ये रोज़ के पढ़ाई से ना बोर हो गए हैं और परीक्षा भी होने वाली है, क्यों ना हम सब कहीं घूमने चलें? मैंने बड़ी उत्सुकता से कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मज़ा आएगा यार। मुकेश कहता है, लेकिन हम सब जाएंगे कहाँ? रमेश ने कहा, सुना है यहाँ से 20 किलोमीटर के अंदर एक जंगल पड़ता है, वहीं चलते हैं ना? अमित डरते हुए कहता है, पर वहाँ तो भूत प्रेत रहते हैं। मैंने कहा, अरे यार, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब अफवाहें हैं। हम सब कल ही शाम को वहाँ चलेंगे और रात भी गुजारेंगे। सब घर जाने के बाद अपना अपना बैग पैक कर लिए और ज़रूरी सामान ले लिए। अगले शाम को हम सभी दोस्त जंगल की तरफ निकल पड़े। सभी काफ़ी खुश थे। हंसी मजाक करते करते हम सब जंगल पहुँचे। शाम ढलने को आई। अमित ने कहा, ये जंगल तो बहुत डरावना है यार, हमें घर चलना चाहिए। मैंने कहा, अरे यार, अभी अभी तो आए हैं, तुम जाने की बात करने लगे। अंदर चलते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सभी अंदर जाने लगे। शाम ढल चुकी थी। रमेश ने टॉर्च जलाई। सबने मिलकर बीच जंगल में तंबू लगाया और बाहर आग लगाकर सब एक साथ बैठ गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते अब भूत पे बात चलने लगी। मैंने सुना है बहुत पहले एक व्यक्ति रात को अपनी कार अकेला इस जंगल से होकर गुजार रहा था। तभी उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। वह डर गया। उसने अपनी कार की गति और तेज कर दी। फिर उसे लगा कि पिछले वाली सीट पर कोई बैठा है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे की तरफ मुड़ा, अचानक उसे एक औरत दिखाई दी। उस व्यक्ति ने गाड़ी को तेजी से रोका। वह औरत आकर कहने लगी कि मैं बगल के गांव में रहने वाली हूँ, क्या आप मुझे आगे छोड़ देंगे? उस व्यक्ति ने डरते हुए कहा, ठीक है, बैठ जाइए। गाड़ी आगे बढ़ी। जब वह गांव के समीप पहुंचा तो पूछा कि आप इतनी रात को जंगल में क्या कर रही थी? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जब उस व्यक्ति ने पीछे मुड़कर देखा तो उसकी जैसे नसें फट गई हों, क्योंकि वहाँ भी कोई औरत थी नहीं। वो समझ गया कि ये कोई जरूर चुड़ैल थी। वो तेजी से गांव की तरफ भागा। उसी ने ये सारी बातें गांव वालों को बताईं। अब हम सबको डर लगने लगा था। सब शांत होकर उसकी बातें सुन रहे थे।
थोड़ी देर बाद सभी दोस्त सोने चले गए। रात काफ़ी बीत गई। जंगल में अंधेरा ही अंधेरा छा गया था। अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थीं। आधी रात को मुकेश रमेश के पास गया। मुकेश बोला, रमेश, रमेश। रमेश ने कहा, क्या हुआ? इतनी रात को तुम क्या कर रहे हो और घबराए हुए क्यों हो? मुकेश ने कहा, वो अमित। रमेश ने चौंक कर कहा, क्या हुआ अमित को? मुकेश ने बताया, अमित मेरे पास ही सोया था। जब मेरी नींद खुली तो वो वहां नहीं था। रमेश ने कहा, अरे वो यहीं होगा, देखो उसे। मुकेश ने कहा, मैंने सभी जगह देख ली, वह यहाँ कहीं नहीं है। तभी बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। मुकेश ने कहा, यह आधी रात को कौन टहल रहा है? कहीं अमित तो नहीं? रमेश अपने बैग से टॉर्च निकालता है। दोनों बाहर अमित को ढूंढने चलते हैं, लेकिन अमित कहीं नहीं दिखा। रमेश और मुकेश मेरे पास आए और मुझे सारी बात बताई। हम सब बहुत डर गए। रमेश ने रोते हुए कहा, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही सबको इस जंगल में लाया हूँ। सब मेरी ही गलती है। मैं और रमेश उसे किसी तरह शांत करा रहे थे। अमित को कुछ नहीं होगा, हम साथ आए हैं और साथ ही जाएंगे। हम सब मिलकर अमित को खोजेंगे। मुकेश ने कहा, हाँ, अब हमें देर नहीं करनी चाहिए। समय बहुत कीमती है। सभी अमित को ढूंढने चल पड़े। अमित को ढूंढते ढूंढते हम बहुत दूर चले गए। हवा बहुत तेज चल रही थी, डर भी लग रहा था। तभी हमें वहाँ से किसी के गुजरने का एहसास हुआ। हम सब उसे ढूंढने लगे। हमें लगा शायद वह अमित हो जो हमारे साथ मजाक कर रहा है। हम सब ने आवाज़ लगाई, अमित, हमें पता है तुम ही हो यहीं कहीं, सामने आओ। देखो, मजाक मत करो, मजाक करने का समय नहीं है। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हम सब फिर से उसे ढूंढने लगे। तीनों दोस्त उसे ढूंढने लगे। वह छाया हमें फिर से दिखा। राजेश ने कहा, वो देखो, वहां पर कोई है। मैंने कहा, चलो उसका पीछा करते हैं, शायद इसी से हमें अमित के बारे में कुछ पता चल जाए। तीनों उसका पीछा करने लगे। रात बहुत ज़्यादा हो गई थी, कुछ भी सही से दिख नहीं रहा था। कुछ देर छाया का पीछा करने के बाद हम सब एक बड़ी सी हवेली के पास पहुंचे। तभी मुकेश का पैर किसी चीज़ से टकरा गया। छाया ने पीछे मुड़कर देखा और आगे बढ़ गया। वह हवेली की तरफ जाने लगी। मुकेश ने कहा, तुम सबको क्या लगता है, अमित यहाँ होगा? मैंने कहा, आया है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन हमें भी इस हवेली में एक बार ज़रूर जाना चाहिए। राजेश ने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जिस तरह से हम इस छाया का पीछा करते हुए यहाँ तक आए हैं, उसी तरह अमित भी आ गया हो? मैंने कहा, हो सकता है, अब हमें अंदर चलना चाहिए। तीनों अंदर गए। जैसे ही हवेली का दरवाज़ा खोला तो बहुत सारे पक्षी वहाँ से भागने लगे। हम सब वहीं छिप गए। पक्षियों के जाने के बाद हम अंदर गए। अंदर जाते ही दरवाज़ा बंद हो गया। हम सब घबरा गए। मुकेश दरवाजे को ज़ोर शोर से पीटने लगा। कौन है, कौन है, किसने दरवाज़ा बंद किया? खोलो दरवाज़ा। अब हमारे पास अंदर जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। मैंने आग की मशाल जलाई और आगे बढ़ने लगा। हम सब अलग अलग होकर ढूंढने लगे। तभी मुकेश जोर से चिल्लाया। भागे भागे मैं और राजेश उसके पास पहुंचे। मुकेश कमरे में खड़ा था। जब हम सब उसके पास पहुंचे तो हम भी दंग रह गए। उस कमरे में खून से लथपथ सिर था। इसी तरह से किसी के रूम में लाशें तो किसी में हाथ पैर दिख रहे थे। सभी घर खोज लिए, लेकिन हमें कुछ भी नहीं मिला, ना ही अमित के पास पहुंचने का कोई मार्ग। हम सब परेशान होकर वहीं बैठ गए। मैं वहाँ पड़े छोटे छोटे पत्थरों से दीवार पर मारने लगा था। तभी एक पत्थर दीवार से टकराया और वहाँ से एक अलग सी आवाज़ आई। मैंने फिर से एक पत्थर मारा। इस बार भी वैसी ही आवाज़ आई। कुछ सुना तुम लोगों ने? राजेश ने कहा, हाँ, लगता है इस दीवार के पीछे कुछ है।
मैंने कहा चलो देखते हैं। मुकेश दीवार तोड़ने के लिए ज़रूरी सामान लाया। तीनों ने मिलकर उस दीवार को तोड़ा। हम तीनों दंग रह गए। अंदर एक सुरंग थी। जैसे ही हम अंदर गए तभी किसी ने हमें पीछे से रोकने की कोशिश की। जब पीछे मुड़कर देखा तो वही छाया जिसका हम पीछा कर रहे थे खड़ी थी। मैंने घबराते हुए पूछा, कौन हो तुम? सब्र करो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ, उस छाया ने कहा। उसने किताब दी। किताब काफ़ी साल पुरानी लग रही थी। इस किताब के ज़रिए तुम अपने दोस्त के पास पहुँच जाओगे। तुम्हारे दोस्त को सुरा नाम के राक्षस ने बांध रखा है और आज सुबह तक सुरा उसकी बलि चढ़ा देगा। हम सब घबरा गए। मुकेश ने कहा, हम तुम्हारी बातों पर भरोसा क्यों करें? कहीं ये हमें फंसा तो नहीं रही? नहीं, ये कोई चाल नहीं है और तुम्हारे पास मेरे बात मानने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है। दरअसल सुबह तुम सब की तरह मैं और मेरे दोस्त इसी जंगल में घूमने आए थे। जिस तरह से तुम सब के साथ जो चल रहा है हमारे साथ भी वही चल रहा था। सुरा ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमारी बलि चढ़ा दी। तब से हमारी आत्मा यहीं भटक रही है। अब तुम्हें ही कुछ करना होगा, ऐसा उस साई ने कहा। तुम सब जब अंदर जाओगे तो रास्तों में काफ़ी सारी रुकावटें आएंगी, किंतु तुम्हें पीछे मुड़कर नहीं देखना होगा, अन्यथा तुम्हारी वहीं पे मौत हो जाएगी। तभी मैंने पूछा कि हम अमित को बचाएंगे कैसे? तुम सब जब जाओगे तो तुम्हें सुरा के कक्ष में जाना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें आगे की योजना बताऊंगा। हम तीनों निकल पड़े। रास्ते में अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। ऐसा लगता जैसे हमें धक्का दे रहा हो कोई, किंतु हमने एक बार भी पीछे मुड़ के नहीं देखा। उस किताब की मदद से हम सुरा के कक्ष तक तो पहुँचे। तभी वहाँ ये साया आया और आगे की प्रयोजना बताने लगा। हम तीनों अंदर गए। सुरा गहरी नींद में सो रहा था। वहाँ हमें पिंजरे में कैद एक पक्षी दिखाई दिया जिसमें सुरा की प्राण बसती थी। हमने उसे चुपके से उठाकर वहाँ से चल दिए। ढूंढते ढूंढते हम एक कक्ष में पहुँचे। वहाँ नज़ारा देख हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। हमने देखा कि अमित रस्सी से बंधा हुआ है और डरावने डरावने आवाज़ निकाल रहा था। जैसे ही हम अंदर पहुँच गए मेरा पैर किसी चीज़ से टकरा गया और वह पिंजरा वहीं गिर गया। सुरा को इस बात का आभास हो गया। हमने साई के कहे अनुसार उस पक्षी को जैसे ही मारने गए सुरा वहाँ आ गया और उसने हम सब पर हमला कर दिया। मुकेश और राजेश सुरा से लड़ने लगे। मैं वहाँ से चुपचाप निकलकर पिंजरे को ढूंढने लगा। आखिरकार वह पिंजरा हमारे हाथ आ ही गया। मैंने उसमें से पक्षी को निकालकर मार डाला। सुरा वहीं गिर पड़ा। पक्षी से निकली खून जब अमित के शरीर पर छिड़का तो वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और बेहोश हो गया। तभी अचानक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई और जब रोशनी कम हुई तो हमने देखा कि हम सब अपने तंबू में आ गए हैं। अमित सब ठीक हो गया। सुबह होते ही हम सब अपने घर चले गए। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी ये ज़रूर बताएं और अगली कहानी मैं किस टॉपिक पे बनाऊं आप मेरे को ये भी बताएं। और अगर आपको अपनी कहानी भेजनी है तो नीचे इंस्टा का लिंक है, उस पर आप अपनी कहानी भेज सकते हैं। और अगर आपको कमेंट में मुझे कुछ बताना है या कुछ सलाह देनी है तो कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। शुभ रात्रि।